हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द आईएएस हब। यहाँ पर ये हमारा चौथा सेशन रहेगा जिसके अंदर हम पूरे ही हिस्ट्री को थ्रू द बेसिस ऑफ टाइमलाइन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले 3 अलग अलग सेशंस हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड वो थे एंशिएंट हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1। ये वाला जो पार्ट है दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड वॉट एवर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग इन एसोसिएशन विद द पर्टिकुलर कोर्सेज जो आपकी मदद करेगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए, उसके भी लिंक्स आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथियों, यहाँ पर देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन आपको किस चीज में मदद करेगा? दिस टाइमलाइन इट इज गोइंग टू हेल्प यू आपके जो यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस है उसके अंदर बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि क्रोनोलॉजी के बेसिस के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। एंड यहाँ पर ये आपका एक इफेक्टिव टूल बनेगा। एंड ना ही मैं सिर्फ यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, बट फॉर एनी एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड इन इंडिया बाय एनी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, सब में ये पर्टिकुलर टाइमलाइन आपको काम लगेगा। ठीक है, अब उसके लिए वहां पर स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन दैट यूपीएससी स्पेसिफिक एस्पिरेंट्स के लिए द आईएएस हब समाधान सीरीज लेके आया है जिसके अंदर आपको कैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के अंदर कैसे आप इफेक्टिवली स्कोर कर सकते हैं विद द एडिक्वेट लेवल ऑफ कंटेंट, इफेक्टिव रिवीजन के साथ, उसके बेसिस पे हम समाधान लेके आए हैं। एंड समाधान के अंदर जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स को टफ लगता है, तो उसको बहुत ज्यादा इजी फॉर्मेट में यहाँ पर समझाया गया है। सो उसके भी जो डिटेल्स हैं ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेशन। एंड यहाँ पर मैंने इसका एक इंडेक्स भी बनाया हुआ है जिससे आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आप उसको समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई भी इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मॉडर्न पढ़ाने के लिए ही बहुत सारे आवर्स लगते हैं। बट यहां पर हम बस करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि देयर हैज टू बी अ क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स। जो क्रोनोलॉजी को अगर हम समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स के डिटेल्स है ना उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। सो दैट इज वाई यहां पर वो चीज के ऊपर हमारा ज्यादा मेजर एम्फेसिस रहने वाला है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मराठा टाइमलाइन जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है उसका पार्ट होता है। उसके अलावा इसको मैं फर्स्ट पार्ट में भी डाल सकता था, बट यहां पर क्रोनोलॉजी के अंदर जस्ट यहां पर आपको क्या करना रहेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट जो है ना उसको थोड़ा बहुत आपने मर्ज करना रहेगा। ओके, सो टाइमलाइन के बेसिस पे मैं आपको ये भी चीज बता दूंगा कि आपको कहां पर मर्ज करना है, कैसे करना है और किस इफेक्टिव तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर थिंग। सो लेट अस जस्ट फर्स्टली टॉक अबाउट द मराठा टाइमलाइन। अब मराठा टाइमलाइन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, क्योंकि मराठास की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज से ही हुई है। साथियों देखिए, छत्रपति के जन्म का जो तारीख है ना उसके ऊपर बहुत डिबेट्स भी होते हैं। हाउएवर ये जो डेट मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज एसोसिएटेड, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पर जो डेट बोलती है छत्रपति के जन्म का, वो डेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। छत्रपति के जन्म के टाइम पे इनके जो माता पिता होते हैं दैट इज गोइंग टू बी द शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। ये दोनों भी बहुत अच्छे खानदान को बिलोंग करते थे। दे वर फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शाहजी भोसले जो थे ही वर्कड अंडर दी बीजापुर सल्तनत उस पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पर आदिल शाही, निजाम शाही, यहाँ पर जो डेक्कन सल्तनत है ना उसके बारे में आप डिटेल्ड तरीके से आप कोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उनके बारे में प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वहां पर भी आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब शिवाजी महाराज का जन्म होता है तो इनकी लाइफ स्टोरी की अगर हम बात करें तो इनिशियली क्या क्या किया जाता है कि इनको अपने मदर के साथ ही रखा जाता है जहां पर इनको शिक्षा दी जाती है एंड ऑल टुगेदर इनटू द एजुकेशन फ्रंट, इनटू द मिलिट्री फ्रंट एंड इनटू ऑल द अदर डेवलपमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जाके जब ये बड़े हो जाते हैं सो इनको अपना एक जो पूना होता है, जो इनका तालुका होता है, वो इनको मिल जाता है एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। और इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, क्योंकि इन्हीं से ही कंसिडर किया जाता है कि मराठा टाइमलाइन की शुरुआत होती है। दैट इज द मराठा एम्पायर की शुरुआत की जाती है इन्हीं के टाइम से। अब यहाँ पर साथियों जो मैंने यहाँ पर डेट लिखा है ना दैट इज 19 फरवरी 1630, ये जो डेट है इट हैज बीन गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग डेट्स दिए हैं, बट नॉट टू गो इनटू द कंट्रोवर्सी। यहाँ पर हमने मेजरली कहाँ पर फोकस करना है, जो सरकार बोलती है वो। ठीक है, सो ही वॉज देयर। अब इनका जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था, इट इज गोइंग टू बी इन द शिवनेर फोर्ट। एंड इनके मदर एंड फादर कौन थे, शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। दोनों भी जन बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, दैट इज दे वर फ्रॉम दी वेरी गुड बैकग्राउंड लाइक दैट। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम शाहजी भोसले की बात करते हैं तो ये डेक्कन सल्तनत के अंडर ये काम करते थे। दैट इज इन्होंने इधर उधर थोड़े बहुत साइड्स स्विच करे थे, बट एट द एंड ऑफ द टाइम ही वॉज अंडर दी बीजापुर सल्तनत। यहाँ पर इनके नीचे ये काम कर रहे थे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम अगर शिवाजी महाराज के लाइफ स्टोरी के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल एंड इन डेप्थ हो जाएगा। हाउएवर यहाँ पर थोड़ा हम शैलो तरीके से बात करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो क्रोनोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंस रहेगा ना उसके बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे। सो यहाँ पर जब इनका जन्म होता है तो इनके फादर साहब
क्योंकि ये हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, तो शिवाजी महाराज अपनी मदर के साथ ही रहते हैं, जो उनको एजुकेशन, शिक्षा वगैरह देती है। इनके साथ-साथ इनके एक मिलिट्री ट्रेनर भी रहते हैं, जो इनको मिलिट्री एजुकेशन देते हैं। हाउएवर जब शिवाजी महाराज एक एडिक्वेट एज के हो जाते हैं, उस टाइम पे शहाजी भोसले शिवाजी महाराज को उनकी जो जागीर होती है, दैट इज़ गोइंग टू बी द पूना, वो उनको एज़ अ गिफ्ट देंगे एंड तब वो पूना को अंडरटेक करते हैं एंड उसका ख्याल रखना शुरू करते हैं। बाय द एज ऑफ 15 एंड 16 शिवाजी महाराज इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो अपने रेड्स करना शुरू करते हैं, मतलब वो अलग-अलग फोर्ट्स के ऊपर कब्जा करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर। अब उसी टाइम पे क्या हो रहा है कि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी की जाती है विद दी साईबाई एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि जो इनके गुरु होते हैं, जिन्होंने इनको मिलिट्री एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा शिक्षा दी रहती है, उनका डेथ हो जाता है। अब साथियों देखिए, ये क्रोनोलॉजी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। सो दैट इज वाई एंड आफ्टर आफ्टर हिज मैरिज, ठीक है, बहुत सालों के बाद, बहुत वर्षों के बाद इनका जो बेटे होते हैं, दैट इज छत्रपति संभाजी महाराज, उनका भी जन्म होता है। एंड नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कर रहे होते हैं एंड उस टाइम पे जो डेक्कन सल्तनत थे, दैट इज द आदिल शाही रूलर्स, जब उनके उनके बहुत सारे एरियाज के ऊपर शिवाजी महाराज कब्जा करते हैं, फोर्ट्स को अपने अंदर लेते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू सेंड वन पर्टिकुलर रूथलेस पर्सन, दैट इज गोइंग टू बी द अफजल खान। अफजल खान को भेजा जाता है 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज को हराने के लिए। लेकिन जब वो प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, प्रतापगढ़ इट इज बेसिकली अ फोर्ट दैट इज देयर इन द महाराष्ट्र एरिया। पंचगनी हिल स्टेशन का नाम आपने सुना रहेगा, उसके आगे ही उससे जस्ट थोड़ा दूर है ये जो प्रतापगढ़ का किला है, वहां पर शिवाजी महाराज थे उस पर्टिकुलर टाइम पे एंड अफजल खान वहां पर आता है। तो इन दोनों के बीच में जब ये लोग टेंट में मिलते हैं, तो यहाँ पर शिवाजी महाराज अफजल खान की हत्या कर देते हैं। जब अफजल खान की हत्या हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुगल एम्परर, जो कि उस टाइम पे था औरंगजेब। अब देखिए साथियों, यहाँ पर है ना, जैसे जैसे इवेंट साथ साथ में चल रहे हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप क्या लिख देंगे, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब इस टाइम पे मुगल एम्परर था। सो औरंगजेब उस टाइम पे ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहा था कि शिवाजी महाराज किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने डेक्कन के गवर्नर, दैट इज गोइंग टू बी द शाइस्ता खान, उसको वो ऑर्डर देगा कि भाई जाओ और शिवाजी महाराज को तुम रोको, मतलब स्टॉप हिज राइजिंग। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शिवाजी महाराज एंड शाइस्ता खान के बीच में जंग होता है एंड दिस वॉर इट इज गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली शिवाजी महाराज बहुत सारे रिवर्सेस फेस करते हैं, बट शिवाजी महाराज बीइंग शिवाजी महाराज, वो अपनी हार नहीं मानते हैं एंड यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो फाइट बैक करेंगे एंड शाइस्ता खान को यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से घायल कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि शाइस्ता खान की उन्होंने उंगलियां भी काट दी थी इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में। आफ्टर दैट अब ये भी ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि शाइस्ता खान ने जब शिवाजी महाराज के ऊपर जब वो हमला कर रहा था, तो इनिशियली उसने पूना को कैप्चर करके अपना कैपिटल भी बना लिया था, मतलब अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था। हाउएवर शिवाजी महाराज ने लेटर ऑन उसको हरा दिया था। जैसे ही ये हुआ, शिवाजी महाराज को ये पता था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे सूरत जो एक कोस्टल सिटी था, वो बहुत ज्यादा इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। वाई? बिकॉज इट वॉज अ ट्रेडिंग सेंटर एंड मुगल्स का बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शिवाजी महाराज ने क्या किया, यहाँ पर सूरत के अंदर लूट किया, दैट इज इन 1664। ये याद रखना, शिवाजी महाराज ने लगभग 2 बार इन्होंने सूरत के ऊपर रेड करा है। वन इज गोइंग टू बी इन द 1664 एंड अनदर इज गोइंग टू बी इन द 1670। इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा राइज कर रहे थे, तो औरंगजेब को ये चीज पसंद नहीं आई एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम औरंगजेब क्या करने वाला है, जय सिंह जो एक राजपुताना थे उसको वो भेजता है एंड दैट इज टू डिफीट शिवाजी महाराज। एंड जब शिवाजी महाराज एंड महाराजा जयसिंह के बीच में मुठभेड़ होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शिवाजी महाराज की डिफीट हो जाती है एंड उस टाइम पे एक ट्रीटी साइन करा जाता है एंड दैट इज गोइंग टू बी द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर मराठाओं के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव था, क्योंकि मेजॉरिटी 90% ऑफ द फोर्ट्स इनको सबमिट करने पड़े थे टू द औरंगजेब एंड इसी पर्टिकुलर संधि के तहत क्या बोला गया था कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने जाना पड़ेगा। तो उसी के तहत क्या किया गया कि 1666 में औरंगजेब से मिलने शिवाजी महाराज चले गए, जहां पर उनको बंधक बनाया गया। हाउएवर शिवाजी महाराज वहां से भी वो निकल गए, मतलब एस्केप कर लिया उन्होंने और अपने रेड्स वापस से उन्होंने शुरू कर दिए, जिसके तुरंत बाद उन्होंने 1670 में सूरत के ऊपर वापस से अटैक किया। एंड आफ्टर दिस जब शिवाजी महाराज का नाम और ज्यादा प्रचलित हो रहा था, तब जाके शिवाजी महाराज को यहाँ पर कोरोनेट किया गया, मतलब उनकी ताजपोशी करी गई। और कहां पर वो करी गई है, एट द रायगढ़ फोर्ट इन द महाराष्ट्र एरिया। हाउएवर एक दुखद घटना हो जाती है, दैट इज इन 1680 जब शिवाजी महाराज का यहाँ पर देहांत हो जाता है एंड उस टाइम पर इनके 2 बेटे होते हैं, वन इज गोइंग टू बी द संभाजी महाराज, अनदर इज गोइंग टू बी द राजाराम। सो बड़े बेटे संभाजी महाराज यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर बन जाते हैं अगले छत्रपति एंड संभाजी महाराज भी औरंगजेब को बहुत टक्कर देते हैं। हाउएवर मतलब 7-8 साल तक टक्कर देते हैं। हाउएवर संभाजी महाराज का देहांत हो जाता है इन 1689
और इसी टाइम पे क्या होता है कि संभाजी महाराज के एक बेटे होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द शाहू महाराज। लेकिन दगाबाजी के कारण क्या होता है, मतलब कोई मराठा ही था जिसने दगाबाजी कर दी एंड औरंगजेब को यह सूचना दे दी कि शाहू महाराज कौन से किले में हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाई, पंचगनी के नीचे ही एक एरिया है वाई करके, उस वाई के अंदर ही छत्रपति के बेटे शाहू महाराज और उनकी माताश्री वहीं पर थी, लेकिन एक व्यक्ति ने वहां पर दगाबाजी कर दी और औरंगजेब को बता दिया। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनको, शाहू महाराज को और इनकी माताश्री को बंदी बना लिया गया बाय द औरंगजेब और उनको दिल्ली लेके चले गए। सो उनके दूसरे बेटे दैट इज राजा राम को यहां पर ताजपोशी करी गई एंड राजा राम ही बिकेम द नेक्स्ट छत्रपति। हाउएवर राजा राम ने भी यही मूवमेंट को कंटिन्यू करा, बट इनकी डेथ हो जाती है एंड राजा राम के उस समय पे वाइफ रहती है ताराबाई एंड ताराबाई के एक बेटा रहता है जो माइनर रहता है, इन्फेंट रहता है, दैट इज गोइंग टू बी द शिवाजी 2। अब जब शिवाजी 2 थे तो वो इन्फेंट थे तो वो रूल नहीं कर सकते थे, तो यहां पर क्या किया गया, इट वाज नोन एज द रीजेंट रूल, मतलब छोटे के बेसिस के ऊपर डिसीजंस कौन लेगा, कोई बड़ा लेगा। सो रीजेंट, सो ताराबाई शी बिकेम द रीजेंट। हाउएवर क्या किया गया, जब औरंगजेब का डेथ हुआ इन 1707 एडी, उसके बाद औरंगजेब के बेटे ने शाहू महाराज को छोड़ दिया एंड देन शाहू महाराज महाराष्ट्र आते हैं एंड वहां पर वो अपना राइटफुल जो क्लेम है उसको वो वापस लेते हैं, जहां पर वो बन जाते हैं अगले छत्रपति। एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पे पेशवाओं का भी इमर्जेंस होता है जो बहुत ज्यादा राइज करते हैं धीरे धीरे। अब सबसे पहले पेशवा जो इस टाइम पे होते हैं दैट इज गोइंग टू बी द बालाजी विश्वनाथ, जो छत्रपति शाहू महाराज के नजरों में आते हैं बिकॉज ऑफ हिज कूटनीति। एंड इनका पावर इस हद तक था कि इन्होंने सतारा में बैठे बैठे, शाहू महाराज का मेन गढ़ कहां पर था, सतारा के अंदर था, वेरस ताराबाई का मेन गढ़ कहां पर था, इट वाज इन द कोल्हापुर एरिया। ठीक है, अब इनका जो बालाजी विश्वनाथ हैं उनका पावर इस हद तक था कि वो सतारा में बैठे बैठे उन्होंने दिल्ली के अंदर जो सैयद ब्रदर्स थे ना, उनके जो सैयद ब्रदर्स जिनको किंग मेकर्स कहा जाता था, उनके साथ मिलके इन्होंने वहां पर तख्ता बदल कर दिया। ठीक है, फरुखशियार के एसोसिएशन में। सो दैट वाज वन मेजर थिंग, मतलब ये इनका इतना बड़ा पावर था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो शाहू महाराज हैं उनकी माताश्री को भी छुड़वाया था। सो ही वॉज दैट पावरफुल। सो यहां से पता चल रहा है कि पेशवाओं का धीरे धीरे करके पावर बढ़ते रहता है एंड ये पावर जैसे जैसे एक एक पीढ़ी आगे बढ़ेगी तब तक वैसे वैसे पावर बढ़ेगा। साथियों यहां पर देखिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम करे हुए हैं। ठीक है, हाउएवर वो कामों को यहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो यहां पर आपने क्या करना है, क्रोनोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी यहां पर क्रोनोलॉजी से आपको सवाल पूछ सकता है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। अब क्या हो गया, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव 1 आए, इनके बाद बालाजी बाजीराव आए, इनके बाद माधवराव 1 आए। लेकिन माधवराव 1 के पहले क्या होता है कि बालाजी बाजीराव के टाइम पे, अब देखिए यहां पर 1761 है, इसके पहले वाले डॉक्यूमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया था 1761 में क्या हुआ है, द बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द मराठास एंड द अहमद शाह अब्दाली। सो साइमल्टेनियसली आपको वो जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है ना वो भी आपको देखना है, क्योंकि यहां पर उससे बहुत ज्यादा बीच बीच में चीजें रहेंगी। यहां पर सिर्फ मैंने मराठा का हिस्ट्री लिखा है, क्योंकि अगर सारी चीजें बीच बीच में हम लिख देते तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता। सो टू मेक इट इजियर फॉर यू गाइज, आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन दिस पर्टिकुलर फैशन सो दैट इट विल बिकम मच मोर इफेक्टिव एंड ईजियर फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, कैसे क्रोनोलॉजी को समझना है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। अब क्या हो गया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या होता है कि माधवराव अगले पेशवा बनते हैं एंड माधवराव यहां पर 1773 में क्या होता है कि 1772 में क्या होता है कि माधवराव का अचानक से डेथ हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिजीजेस दैट ही हैड एंड आफ्टर हिम इनके जो भाई साहब हैं दैट इज द नारायण राव, वो अगले पेशवा बनते हैं। लेकिन यहां पर एक दूसरे व्यक्ति होते हैं बालाजी बाजीराव के भाई, दैट इज गोइंग टू बी द रघुनाथ राव। इनको ये चीज पसंद नहीं आती है कि नारायण राव पेशवा बना। रघुनाथ राव को ये चाहिए था कि माधवराव के डेथ के बाद माधवराव का अंकल दैट इज रघुनाथ राव ही बिकम्स द नेक्स्ट पेशवा। हाउएवर ये चीज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि माधवराव का भी खुद का एक भाई था और एक पीढ़ी आगे बढ़ चुकी थी ऑलरेडी। सो यहां पर क्या किया गया कि रघुनाथ राव ने एक षड्यंत्र रचा और नारायण राव को उसने मार दिया। अब नारायण राव का अभी तक कोई बेटा नहीं था, इसीलिए अब सिर्फ बचा कौन वारिस के तहत, सिर्फ रघुनाथ राव बचा, तो अगला पेशवा बन गया रघुनाथ राव। अब लेकिन रघुनाथ राव जब बन गए थे अगले पेशवा, तो रघुनाथ राव के जस्ट जब वो पेशवा थे तो उसी टाइम पे नारायण राव के जो पत्नी थी उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिनको नाम दिया गया था सवाई माधवराव। अब सवाई माधवराव को उस टाइम पे दो व्यक्ति थे, दैट इज गोइंग टू बी नाना फडणवीस एंड महजी सिंधिया। नाना फडणवीस जो थे वो बेसिकली पीएम का काम करने वाले थे एंड महजी सिंधिया जो थे ये आर्मी जनरल का काम करने वाले थे। तो इन दोनों ने क्या बोला कि रघुनाथ राव आप जो हैं नाजायज यहां पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, जायज व्यक्ति पैदा हो चुका है तो आपको गद्दी खाली करनी पड़ेगी। तो रघुनाथ राव को यह चीज पसंद नहीं आई, तो रघुनाथ राव ने क्या किया, यहां पर वो चले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मदद मांगने की भाई मेरी मदद कर दो, मैं पेशवा पद से हटना नहीं चाहता हूं।
अब इसी पर्टिकुलर टाइम पे अंग्रेजों ने फिर ये बोला कि हम फ्री में तो तुम्हारी मदद करेंगे नहीं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक संधि किया, एक ट्रीटी किया 1775 में, एंड उस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सूरत, जिसके तहत अंग्रेज क्या करेंगे, तोप और हथियार और लोग रघुनाथ राव को देंगे, जिसके मदद से रघुनाथ राव क्या कर सकते हैं, अपनी गद्दी को बचा सकते हैं नाना फडणवीस और महजी सिंधिया के खिलाफ लड़के। लेकिन उस टाइम पर हमको क्या पता है कि इंडिया के अंदर 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, ठीक है, एक तो मतलब सूरत के अंदर दैट इज द बॉम्बे प्रोविंस, दूसरा मद्रास प्रोविंस एंड तीसरा बंगाल प्रोविंस। एंड अब यहाँ पर थोड़ा पॉलिटी का एस्पेक्ट लाइए, इसी टाइम पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। 1773 के टाइम पे कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। एंड यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो ज्यादा पावरफुल, मतलब वो ज्यादा पावरफुल रहेगा इन कंपैरिजन टू हुम, टू दी मद्रास एंड दी बॉम्बे, क्योंकि यहीं पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया ना, तो दैट इज वाई अब क्या बोला गया कि ये जो सूरत था ये बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो जैसे ही 1775 में ये चीज हुआ, 1776 के तहत क्या होता है कि यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर ट्रीटी इज रॉन्ग, why, because the British should not interfere in the internal affairs of the local kingdoms like that. So इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक नए व्यक्ति दैट इज कर्नल अपटाउन को पूना की तरफ भेजा, जिसमें वो नाना फडणवीस के साथ कर्नल अपटाउन एक नया ट्रीटी करता, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर को आपने कंफ्यूज नहीं होना है विद द ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन शिवाजी महाराज एंड महाराजा जय सिंह, ठीक है, सो उसके अंदर कंफ्यूज मत होइए। सो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि मराठा अंग्रेजों के अलावा किसी और यूरोपियन को एलाई नहीं बनाएंगे। हाउएवर यहां पर क्या किया जाता है कि नाना फडणवीस द्वारा एक पोर्ट दे दिया जाता है फ्रेंच को, एंड फ्रेंच को एलाइज बनाया जाता है। तो इस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग्स को गुस्सा आता है कि यार मैंने संधि करा तो भी तुमने उसको वायलेट किया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट। हाउएवर एंग्लो मराठा वॉर 1775 के ट्रीटी ऑफ सूरत से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बीच में वो पॉज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। लेकिन जब नाना पोर्ट दे देते हैं फ्रेंच को, वहां से वापस से द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट। सो जब ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है, अंग्रेज जब सबसे पहला भेजते हैं यहाँ पर मराठाओं के खिलाफ लड़ने के लिए, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मराठा थोड़े हावी हो जाते हैं एंड यहाँ पर मराठा शुरुआत में हरा देते हैं। लेकिन उसके बाद इस पर्टिकुलर पूरे बैटल में धीरे धीरे करके जब वॉरेन हेस्टिंग्स अपने पर्टिकुलर बंदों को भेजते हैं जो कैपेबल लोग हैं यहाँ पर, तो वो लोग मराठाओं को हराते चले जाते हैं, मतलब अलग अलग एरियाज के अंदर। एंड फाइनली यहाँ पर अब देखिए ये जो टाइमलाइंस है ना, यहाँ पर अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है मैंने, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। फाइनली क्या होता है कि 1775 में शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो 1776 में पॉज हो गया था बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसको वापस से रिज्यूम किया गया 1777 में जब फ्रेंच को पोर्ट दिया था नाना फडणवीस ने। एंड 1777 से 1782 तक ये युद्ध चलते रहा एंड फाइनली मराठा इसके अंदर हार जाते हैं, जिसके तहत सबसे फाइनल ट्रीटी करी जाती है एंड दैट ट्रीटी इज गोइंग टू बी द ट्रीटी ऑफ सलबई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबई, जिसके तहत क्या बोला जाता है कि पीस, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में 20 सालों तक कोई भी युद्ध नहीं होगा, पीस रहेगा। और इसके लिए एक म्यूचुअल गारंटर को रखा गया, महजी सिंधिया, क्योंकि महजी सिंधिया का जो एक शब्द, एक मूवी का एक डायलॉग है, जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो उसी प्रकार से महजी सिंधिया के जुबान की एक वैल्यू थी, उन्होंने एक बार बोल दिया मतलब वो पत्थर की लकीर है। सो बेस्ड ऑन दैट एंगल ही वाज केप्ट एज द म्यूचुअल गारंटर। अब मराठाओं में क्या हो गया कि अब रघुनाथ राव को हटा दिया गया था इस पर्टिकुलर टाइम पे, और जो सवाई माधव राव हैं जिनका नाम माधव राव टू भी रखा गया, उनको अगला पेशवा बनाया गया। अब अगला पेशवा बनाने के बाद क्या होता है, 1795 में माधव राव टू का अचानक से डेथ हो जाता है एंड आफ्टर हिम बाजीराव टू अगले पेशवा बनते हैं, जो बेटे थे रघुनाथ राव के, ठीक है। अब बाजीराव टू 1795 में जब पेशवा बनते हैं, इनका और नाना फडणवीस जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है। एंड 1800 में नाना फडणवीस का जब डेथ हो जाता है तो ये खुले में अपना काम करने लग जाते हैं, ठीक है, जो भी इनको पसंद आता था वो कर लेते थे। एंड उसी टाइम पे इनसे एक बहुत बड़ी गलत डिसीजन हो गया था, दैट इज ये मारने वाले थे द ब्रदर ऑफ द रूलर ऑफ द होलकर डिनेस्टी, ठीक है, मतलब होलकर्स। अब मराठाओं के 5 अलग अलग कन्फेडरेसीज थे, ठीक है, 5 अलग अलग कन्फेडरेसीज जिसको बनाया गया था एंड उन्हीं में से एक थे होलकर्स, ठीक है, बाकी के थे भोंसले, देन देयर वाज द पेशवा, देन देयर वाज द गायकवाड्स, ठीक है, देन देयर वाज द सिंधिया। सो ऐसे करके 5 अलग अलग थे मराठा कन्फेडरेसीज, उसी में से होलकर्स वर वेरी मच पावरफुल। सो जब इनके भाई को मार दिया गया था बाय द पेशवा बाजीराव टू, तो जाहिर सी बात है होलकर इनसे जंग करेगा एंड जंग करने के लिए वो आगे बढ़ता है, तो पेशवा को पता रहता है कि ही इज वीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो हाउएवर ये लोग जंग करते हैं एंड उस जंग में जो होलकर है वो पेशवा को हरा देता है एंड जैसे ही पेशवा हार जाते हैं बाजीराव टू, ये कहाँ जाते हैं, अंग्रेजों के पास मदद मांगने, ठीक है, कि पेशवा
अंग्रेजों के पास जाता है कि होलकर्स जो है वो पूना में आ गया, उसने जंग किया, उसने मेरे को हरा दिया और मेरे को हटा दिया, एंड पूना के अंदर जो पेशवा की गद्दी थी उसने किसी और को बिठा दिया, तो मेरे को मेरी गद्दी वापस चाहिए। ऐसा करके बाजीराव टू अंग्रेजों से मदद मांगते हैं, एंड उस टाइम पर अंग्रेज बोलते हैं कि फ्री में तो मदद हम करेंगे नहीं, तो दैट इज व्हाई द ब्रिटिशर्स दे आर गोइंग टू गिव, मतलब ये एक ट्रीटी करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रीटी 1802 में, इस पर्टिकुलर ट्रीटी को बोला जाता है द ट्रीटी ऑफ बसाइन। एंड इस पर्टिकुलर ट्रीटी के तहत जो पेशवा थे वो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहां पर ये समझना है आपने कि सारा मराठा सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं करता है, इट इज ओनली द पेशवाज। ठीक है, पेशवा मतलब ऑल्दो पेशवाज डी फैक्टो पावर थे पूरे मराठा साम्राज्य के, लेकिन बुकिश टर्म्स में दे वर नॉट द मराठा एम्पायर ऑल टुगेदर एज अ होल। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ पेशवाओं ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया, एंड इसके बाद अंग्रेजों की मदद से वापस से क्या किया जाता है, यहां पर पेशवा साथ जंग शुरू करते हैं, एंड दैट इज द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ओके, एंड सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में जाहिर सी बात है ये लोग जीत जाते हैं, एंड बाजीराव टू वापस से पेशवा बनते हैं। लेकिन 10 सालों के बाद इनको पता चलता है कि यार गलत डिसीजन हो गया, सब्सिडियरी अलायंस की वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं मेरे को। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपना जो मराठा कन्फेडरेसी है उससे बात करके ये वापस से अंग्रेजों के खिलाफ एक फाइनल मोर्चा शुरू करना चाहते थे। हाउएवर उस पर्टिकुलर टाइम पर जो सिंधिया और गायकवाड़ थे वो अंग्रेजों के पास चले गए थे, मतलब अंग्रेजों के फेवर में थे, वेरएज बाकी के 3 जो होलकर्स, पेशवा और भोंसले थे, ये तीनों एक अलायंस बनाते हैं और अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। हाउएवर ये और जब ये तीनों अलायंस बनाकर अंग्रेजों के साथ लड़ना शुरू करते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें, मतलब ये लास्ट बिट था मराठाओं को बचाने का, लेकिन अंग्रेज इस टाइम पे बहुत पावरफुल हो चुके थे। सो ये वॉर स्टार्ट होता है, एंड दिस वॉर इज गोइंग टू बी द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसके अंदर मराठा हार जाएंगे, एक एक करके हार जाएंगे, एंड देन फाइनली एक एक करके ट्रीटी यहां पर साइन करी जाएगी, जिसके अंदर फाइनली जून 1818 में पेशवाहीशिप को अबॉलिश कर दिया जाता है। जिसके बाद बाजीराव टू को पूना से हटा के उनको बिठूर भेज दिया जाता है, जहां पर उनको ऑन अ पेंशन रखा जाएगा। हाउएवर उनके बेटे नाना साहेब को अंग्रेज कोई भी पेंशन नहीं देते हैं। सो दिस वाज द मराठा, अभी तक का जो मराठा टाइमलाइन है ना वो। अब इसके बाद क्या होगा ना कि यहां पर अगला मेन टॉपिक है अपना इंडियन नेशनलिज्म, कि इंडियन नेशनलिज्म के अंदर कैसे कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो यहां पर नेशनलिज्म, सबसे पहले हमें यह समझना है कि नेशनलिज्म है क्या। तो नेशनलिज्म इट इज बेसिकली जब हमको लगता है कि इस समाज में जो भी रह रहा है, सो देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, कुछ तो भी कॉमन फैक्टर है जो हमको यूनिफाई करके रखता है, हमको एक करके रखता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये नेशनलिज्म को जगाने के लिए किन चीजों ने काम किया था, बहुत सारी चीजों ने काम किया था, लेकिन उनके अंदर से सबसे मेन फैक्टर जो था ना, दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिटिकल एसोसिएशंस। अब हमने अभी तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें यह पता है कि भाई ऐसा एक इंडियन नेशनल कांग्रेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन जो कांग्रेस था, आईएनसी था, उसके पहले भी लोकल पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जिनके खुद के एजेंडास थे, और उन एजेंडास के ऊपर काम करते हुए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी काम किया और खुद के एजेंडास को भी प्रमोट किया। तो हमें ये जो क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बनता है 1885 में, 1885 में, उससे पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनते हैं उनका क्रोनोलॉजी और उसको किसने बनाया है, ये सारी चीजें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर इसके ऊपर सवाल बहुत बनते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, यहां पर मैंने टाइटल दिया भी हुआ है, दैट पॉलिटिकल एसोसिएशंस प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। यहां पर 1836 में सबसे पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन बनता है जिसको हम बोलते हैं बंगभाषा प्रकाशिका सभा। ये एसोसिएशन जो था इसको राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने यहां पर फाउंड करा था। इसके बाद अब ये सारे जो एसोसिएशन जो प्री आईएनसी एसोसिएशन है ना, ये मेजरली कैसे हैं, ये लोकल एसोसिएशन है, तो इनके एजेंडाज क्या रहेंगे, इनके एजेंडा भी लोकल ही रहेंगे, कोई भी इनका पैन इंडिया लेवल एजेंडा नहीं रहेगा। अब यहां पर आपने ये समझना है कि 1850 से पहले के पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे एंड 1850 के बाद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे। ये 1850 से पहले वाले पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे ना, इनको बेसिकली बनाया किसने था, वेल्दी लोगों ने, एंड जो हायर क्लासेस के थे वो लोग इसके अंदर बेसिकली थे। इनका मेन एजेंडा क्या था, इनका मेन एजेंडा था अंग्रेजों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना। इसके अलावा ये लोकल इश्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, और लोकल इश्यूज में मेजर इशू क्या होता था, इनका खुद का पर्सनल एजेंडा ही इनका मेजर इशू होता था। हाउएवर 1850s के बाद क्या होता है कि कॉमन सेक्शन, या मैं बोलूं उनको मिडिल क्लास लोगों ने यहां पर पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाना
इनका मेन एजेंडा वाइडर पर्सपेक्टिव के ऊपर था, इनका नैरो पर्सपेक्टिव के ऊपर, मतलब सिर्फ कुछ लिमिटेड डिमांड्स ही थे इनके, लिमिटेड डिमांड्स, वेयर एज इनके डिमांड जो थे ना, डिमांड्स वो बहुत ज्यादा वाइड थे, वाइडर पर्सपेक्टिव से थे, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर लोग जो है ना अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, तो वो अलग अलग डाइवर्स चीजें सोचते थे कि नहीं यार हमें यहां पर भी फायदा चाहिए, यहां पर भी फायदा चाहिए, अंग्रेज हमको इस सेक्शन में भी लूट रहे हैं, यहां पर भी हमको बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे करके डाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिला ना। ये है पॉलिटिकल एसोसिएशन प्री 1885, दैट इज प्री आईएनसी। अब उसी बेसिस में अगर हम 1836 की बात करें तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा के कौन सा सेक्शन में आएगा, ये वाले सेक्शन में, ठीक है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा के ये मेजर उनके एजेंडाज एंड गोल्स रहेंगे। आफ्टर दैट 1838 में एक लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया गया, जिसको अब नाम से ही जानिए लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसका मेन एजेंडा क्या रहेगा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड होल्डर्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया किसने था, प्रसन्ना कुमार टैगोर ने। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, हमें जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस को बनाता है ना, हमें बेसिकली उन सारी चीजों के ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या है अगला, दैट इज इन 1843। अब 1843 की मैं बात करूं तो 1843 में क्या हो रहा है कि एक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाया जा रहा है। अब साथियों ये क्रोनोलॉजी आपको जो क्रोनोलॉजी याद रखना है आपने, ठीक है। देन उसके बाद 1851 में एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया जाएगा, जो मर्ज करेगा इनिशियल दो ऑर्गेनाइजेशंस को और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ताकि ये एक लार्जर अपने डिमांड्स को अंग्रेजों के सामने प्रेजेंट कर सके। अब यहाँ पर अगर आप ये सारे एसोसिएशंस को देखेंगे तो ये मेजरली जो उस टाइम का बंगाल प्रोविंस है ना, उस एरिया के अंदर इसको बनाया जाता था, क्योंकि बंगाल एरिया जो प्रोविंस है उसको कहा जाता था द राइज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब द क्रेडल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जहां से मेजरली नेशनलिज्म के जो इनिशियल भावनाएं हैं ना वो वहीं से उत्सर्जित हुई थी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि दूसरे एरियाज के अंदर नहीं हुआ, यस डेफिनेटली पूरे भारत के सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही हुआ था। हाउएवर द इनिशियल सीड्स जो थे ना वो वहां पर हमको उसके ज्यादा ट्रेसेस मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 1852 में यहां पर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। देन 1853 में कुछ इवेंट्स यहां पर कंडक्ट होते हैं, दैट इज सबसे पहला रेलवे लाइन स्टार्ट किया गया था फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। अब मेजरली सबको ये चीज पता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हमने एक्स्ट्रा सोचने की कभी कोशिश करी कि भाई 1853 में अगर रेलवे लाइन शुरू हो रहा है तो 1853 में कुछ और भी तो शुरू हो सकता है, यूपीएससी वो भी तो चीज पूछ सकता है, या एग्जामिनेशन बॉडीज दूसरा कोई चीज भी तो पूछ सकती है 1853 की। तो यहाँ पर क्या था, टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा भी 1853 में ही शुरू हुआ था। इसके अलावा 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था ऑन एजुकेशन, एंड इसको बोला जाता है द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, मतलब बहुत उम्दा ये डिस्पैच था जिसने इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत बात करी थी। 1856 में क्या होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अवध को एनेक्स कर दिया जाता है, एंड इसी के साथ साथ 1856 में एक कानून भी पास किया जाता है, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, एंड ये किसकी वजह से था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से, ठीक है, आईसी विद्यासागर, ही वाज द मेन पर्सन इन विडो रीमैरिज एक्ट। साथ साथ में लॉर्ड कैनिंग का एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी 1856 में पास होता है, जिसकी वजह से सिपाहीज को यह बोला जाता है कि पहले सिपाहीज को पानी क्रॉस करने में दिक्कत होती थी, दैट इज द हिंदू पीपल, व्हाई, बिकॉज दे हैड सर्टेन बिलीव्स, बिकॉज ऑफ दैट द इंडियंस दे नेवर वेंट अब्रॉड। सो यहाँ पर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत क्या बोला गया कि भाई अंग्रेज जहां पर भी तुमको भेजना चाहेंगे वहां पर तुम जाओगे। वो चीज की वजह से इंडियन सिपाहीज को बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला था, एंड इन द कमिंग टाइम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी होगा, दैट इज 1857 में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जाएगा। हाउएवर इस रिवोल्ट को सबसाइड कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट अभी तक देखिए, अभी तक कंपनी रूल था, लेकिन 1857 के जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बाद क्राउन समझ जाता है कि इंडिया जैसे प्राइज कॉलोनी को हमको अपने हाथों में ही रखना पड़ेगा। सो क्राउन यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्राउन अब खुद का रूल यहां पर लेके आएगा, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली इंडिया को गवर्न कौन करेगा, द ब्रिटिश क्राउन। अब ये 1858 में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। सबसे पहले तो क्राउन रूल भारत के अंदर आ गया, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हो गया। अब देखिए साथियों, ये जो इसके फीचर्स वगैरह है ना, ये सब आपको डिटेल्ड डिस्कशंस एंड नोट्स में ही आपको मिलेंगे, एंड क्लासेस के अंदर ही मिलेंगे, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना अभी इट इज नॉट पॉसिबल। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग बने, दैट इज अभी तक क्या बोला जा रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दैट आई मीन टू से दैट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या बोला गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत क्या किया गया, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में परिवर्तित किया गया। हाउएवर 1858 जीओआई एक्ट के तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया के तहत कन्वर्ट किया गया, एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब ये लॉर्ड कैनिंग का ही जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी था इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। नाउ यहां से डायरेक्टली क्राउन गवर्न करने लग गया। देन 1861 में सबसे पहला इंडियन काउंसिल्स एक्ट यहां पर स्टार्ट होता है। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर ही आप देखेंगे दैट देयर इज वन सिस्टम नोन एज द पोर्टफोलियो सिस्टम।
पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत किसने करी थी? कैनिंग ने करी थी। दैट इज अलग अलग पोर्टफोलियो, गृह मंत्रालय, देन देयर इज गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्ट्री, देन द डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑल दोज मिनिस्ट्रीज। सो दीज आर द पोर्टफोलियोज जो अलग अलग मिनिस्टर्स को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आज के टाइम में हम ऑर्डिनेंसेस की बात करते हैं ना, तो ऑर्डिनेंसेस का भी यहाँ पर भी सी दैट वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत भी ऑर्डिनेंसेस आर मेंशन। नाउ इसके साथ साथ अब 1861 में और क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहला तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर बनाया गया, एंड इंडियन सिविल सर्विस एक्ट इट वाज पास्ड अंडर कैनिंग। सो यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज, अगर आपने समाधान सीरीज के अंदर अगर आपने देखा रहेगा तो वहां पर हमने इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करी, एंड बेस्ड ऑन दैट कि क्यों ये पब्लिक सिविल सर्वेंट एक्ट पास हुआ था। आफ्टर दैट 1866 में क्या किया गया कि एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का यहाँ पर गठन हुआ, एंड इसको बनाने के लिए सबसे मेजर रोल प्ले था दादा भाई नौरोजी का, जिनको एक खिताब दिया जाता था द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो थे, इनका जन्म 1825 में होता है। अब ये इंडिया के सबसे पहले इकोनॉमिक थिंकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया थे। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। मैं पूरे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ब्रिटिश राज का पूरा जो क्रिटिकल एनालिसिस है इकोनॉमी के ऊपर, उसको इन्होंने सामने प्रेजेंट किया, एंड उसी के तहत सबसे पहली बार इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थियरी के पर्सपेक्टिव को भी सबके सामने उजागर करा। ठीक है, सो दैट वाज वन थिंग। मेजरली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिया के बाहर, दैट इज यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इन्होंने जो इंडिया के लड़ाई के बारे में यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्होंने जो भी प्रोपोगेशन करना था, प्रोपेगेंडा फैलाना था, वो सब इन्होंने वहां पर करा। मतलब बेसिकली वहां की आवाम को अवेयर करवाना था कि भाई इंडिया के लोग किस प्लाइट में हैं। ठीक है, अंग्रेज किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, और भाई हमें भी कुछ तो भी जो राइट्स एंड ड्यूटी जो राइट्स हैं वो इंडियंस को मिलनी चाहिए। सो दैट वाज वन थिंग दैट ही हैड डन। अपार्ट फ्रॉम दैट 1867 में एक दूसरे पॉलिटिकल, अब ये देखिए ये सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस ही हैं। 1850 के बाद मैंने जैसा आपको समझाया था, अब 1850 के बाद देखिए कितना डाइवर्स इनका रोल प्ले एंड एजेंडा हो चुका है। पुणे सार्वजनिक सभा को किसने बनाया? एमजी रानाडे ने। इसके बाद जाके अगला वाला होता है 1875 में अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। फर्स्ट एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया जाता है, दैट इज इंडियन लीग, और इसके मेन फाउंडर होते हैं द शिशिर कुमार घोष। इनका मेन मकसद क्या रहता है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म को बढ़ाना, एंड लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना कि भाई हमारे भी कुछ अधिकार है, वी ऑल्सो नीड लिबर्टी, वी ऑल्सो नीड राइट्स, वी ऑल्सो नीड फ्रीडम, देयर इज अ एस्पेक्ट ऑफ फ्रेटर्निटी विद इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें पॉलिटिकल एजुकेशन के माध्यम से ही पॉसिबल था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये इसको भी प्रमोट करने वाले थे। और यहाँ पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल पूछेगा ही कि जो इंडियन लीग है उससे कौन से जो लीडर्स है उस पर्टिकुलर टाइम पे दे वर एसोसिएटेड। तो ये नाम साथियों आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर 1875 में आर्य समाज को भी बनाया गया, एंड इसको बनाया किसने था? दयानंद सरस्वती ने। एंड 1875 में ही देयर वाज अ विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया। अब इसी के जस्ट एक साल बाद लिटन, आपने लिटन का नाम सुना है, द वाइसरॉय, जो बहुत ज्यादा हार्श था। ये लिटन ने 1876 में क्या किया कि इसने जो इंडियन सिविल सर्विस है, आईसीएस की एग्जामिनेशंस है, उसका जो मैक्सिमम एज है उसको उसने रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि कब कब यहाँ पर जो एज है उसको रिड्यूस किया गया है, कैसे कैसे रिड्यूस किया गया है, क्या ओरिजिनली ही 21 ईयर्स था क्या? तो ये सारे सवाल आपको अभी तक आने चाहिए जिस हिसाब से हमने इस पर्टिकुलर सेशन को किया है। बाय नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें। ठीक है, यू गाइस ट्राई एंड थिंक, व्हाई? बिकॉज एग्जामिनेशन बॉडीज बैठा का बैठा नहीं पूछेगा, वो इनोवेट करके पूछेगा। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ वो अगर आपने उसको इनोवेटिवली अगर आपने उसको समझने की कोशिश करी तो ट्रस्ट में यू विल बी एबल टू क्लियर दी एग्जामिनेशंस। ये आईसीएस का लेटर ने किया। जस्ट इसके बाद 1876 में ही इंडिया का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनेगा, दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन है? आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये सवाल पूछे गए हैं। अब यही वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेटर ऑन मर्ज कर जाता है आईएनसी के साथ। इसके जस्ट बाद 1877 में एक ग्रैंड दिल्ली दरबार कंडक्ट किया जाता है, जब यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन है वो इंडिया के अंदर आने वाला था। ठीक है, अब ये ग्रैंड दिल्ली दरबार तब ऑर्गेनाइज किया गया जब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमाइन चल रहे थे, एंड वहां से रिसोर्सेज को शिफ्ट करके इन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार कंडक्ट करने में वो सारे रिसोर्सेज लगा दिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्वीन विक्टोरिया को 1877 में क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया गया। जस्ट आफ्टर दिस लिटन के टाइम पे ही 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया गया, जिसको एक ड्रेकोनियन लॉ भी कहा जा रहा था, जो प्रेस को कर्ब करने का बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1878 में आर्म्स एक्ट को भी लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि इंडियंस आर्म्स बेयर नहीं कर सकते हैं, इंडियंस नहीं रख सकते, वेयर एज यूरोपियंस उनके काउंटर पार्ट्स आर्म्स रख सकते हैं। सो ये सारे बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके से डिस्टॉर्ट करे जा रहे थे, जिसकी वजह से नेशनलिज्म बढ़ नहीं पाए। लेकिन यहां पर यह कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के कारण नेशनलिज्म बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ेगा। आफ्टर दैट 1879 में महाराष्ट्र के अंदर एक रामोसाई पेजेंट फोर्स इमर्ज होता है अंडर वासुदेव बलवंत फड़के। अगेन ये सवाल पूछा गया है, और ये
एक अपराइजिंग था, पेजेंट अपराइजिंग था महाराष्ट्र के अंदर, जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाला था, लड़ने वाला था। 1883 के अंदर एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होता है, ठीक है। एंड इस इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल होता है। दैट इज इट वाज बेसिकली लाइक कि पहले जो व्हाइट या जो यूरोपियंस थे उनको सिर्फ यूरोपियन जजेस ही ट्राई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इल्बर्ट बिल के तहत क्या बोला गया कि इंडियन जजेस भी उनको ट्राई कर सकते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा बवाल वहाँ यूके के अंदर मचा, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर कानून को बदलना पड़ा कि वो यूरोपियन व्यक्ति के ऊपर है कि उसको इंडियन जज के सामने बैठना है कि उसको यूरोपियन जज के सामने बैठना है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा जो एस्पेक्ट ही है वही नल एंड वॉइड हो गया, इसका जो बेसिक एसेंस था वो नल एंड वॉइड हो गया। देन जस्ट आफ्टर दैट 1884 में क्या किया गया, एक मद्रास महाजन सभा को एस्टैब्लिश किया गया, एंड इसके लीडर्स थे ये, इन लोगों ने इसको एस्टैब्लिश किया। अपार्ट फ्रॉम दैट 1885 में एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यहाँ पर बनाया गया है, एंड इनके लीडर्स थे बहरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तलंग। इसको बॉम्बे प्रोविंस के अंदर बनाया गया। सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इस पर्टिकुलर टाइम पे बनाए गए थे। अब इसी के साथ साथ वंस अगेन जो पर्टिकुलर सीरीज के बारे में मैंने आपसे पहले बात करी थी, दैट इज द समाधान बैच, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग यू विद द इफेक्टिव टूल्स जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स को अच्छे से टैकल कर सकें एंड आप क्लियर कर सकें, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये समाधान कोर्स आपके लिए ही बनाया गया है, जिसका जो डिटेल्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सो वहां पर जाके आप इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स देयर, ओके। सो इसके अलावा नाउ द नेक्स्ट वन इट इज गोइंग टू बी लाइक, वहां पर अभी तक हमने प्री आईएनसी मतलब जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे उसके बारे में हमने अभी तक बात किया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अब 1885 से बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगा तो ये सबसे पहला पैन इंडिया लेवल कांग्रेस का एसोसिएशन होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बहुत डिटेल के अंदर बात करेंगे एंड कैसे जो इंडियन नेशनलिज्म के अंदर का जो सफर है वो आगे बढ़ता है। देन 1885 में इंडिया का सबसे पहला पैन इंडिया लेवल पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था साथियों, इसके पहले हमने अभी इसके पहले भी बात करा है कि 1885 से पहले जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे उनका मेजर एजेंडा क्या था, लोकल था। लेकिन अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना सो इसका मेजर एजेंडा क्या था, टू द नेशनलिस्टिक लेवल, मतलब अब ये इंडियन नेशनलिज्म को पैन इंडिया लेवल पर प्रमोट करने की बात करेगा, जबकि पहले सिर्फ कुछ कोई ना कोई एजेंडा के ऊपर ही बेस था। अब यहाँ पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो शायद आपके काम आएगा। इसके फाउंडर के तहत हम किसको देखते हैं, एलन ऑक्टेवियन यूंग को। ये एक ब्रिटिश पर्सनालिटी थे एंड एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको बनाया गया है, उसके लिए अलग अलग थियरीज बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज गोइंग टू बी द लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, देन वहां पर ग्रेजुअल ओरिजिन थियरी, देन देर इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन थियरी। ये अलग अलग थियरीज है जिसके तहत ये बताया जाता है कि क्या वो कारण थे जिसके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस असल मायने में बन के आया। अब देखिए साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में होता है दिसंबर के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है तो ऑब्वियसली ये हर साल मीटिंग करेगा, ठीक है, हर साल ये मीटिंग करेगा, तो उसी हिसाब से आईएनसी भी हर साल मीटिंग करेगा। अब पॉइंट ये है कि जब भी ये हर साल मीटिंग करेगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लेकिन जब जब कभी कोई आवश्यकता पड़ी तत्काल सेशंस कंडक्ट करने के, सो दे कैन कंडक्ट इट एनी टाइम अदर ऑल्सो, कोई और दूसरे महीने में भी ये कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये दिसंबर के अंदर इनका सेशन कंडक्ट होगा वो मेजरली 3 दिनों के लिए इनका सेशन कंडक्ट होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के सारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर आएंगे उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है जब सेशन है तो इस सेशन पर प्रिसाइड करने के लिए कोई ना कोई चेयरमैन भी तो चाहिए। जैसे आज के टाइम में बीजेपी एंड आईएनसी के चेयरमैन हैं, दैट इज द जेपी नड्डा साहब एंड द मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो ये लोग जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पर भी चेयरमैन चाहिए ना, जो डिसीजंस लेगा, फाइनल डिसीजंस लेगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर चेयरमैन बनाए जाते थे, लेकिन वो चेयरमैन बनाने के अंदर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स थे। जैसे ये जो आईएनसी है ये पार्टी क्या जनरली जो भी इसके अंदर पॉलिटिकल एक्टिविज्म था, मतलब ये पार्टी ही इसके लिए बनाया गया था ताकि लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो सके इंडिया के अंदर, एंड बेस्ड ऑन दैट इंडियन नेशनलिज्म को कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर सके। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो भी लीडर्स थे इस पर्टिकुलर आईएनसी के, दीज लीडर्स, इन्होंने क्या बोला था कि हम ट्राई करेंगे कि हर साल जब भी हम इन कांग्रेस के सेशंस को कंडक्ट करें हम इसको अलग अलग जगहों पर कंडक्ट करें, दैट इज डिफरेंट लोकेशंस। इन द डिफरेंट लोकेशंस ओनली देयर इज आल्सो गोइंग टू बी द प्रोविंसेस। उस टाइम पे अलग अलग प्रोविंसेस थे इंडिया के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अब इनका चेयरमैन को सिलेक्ट करने का मेन पॉइंट क्या था कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि 1885 का जो सेशन था वो बॉम्बे के अंदर हुआ।
सो उस पर्टिकुलर सेशन में मतलब 1885 से 1886 तक का जो चेयरमैन रहेगा वो कौन बनेगा? जो भी बॉम्बे प्रोविंस में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है ना, वो चेयरमैन नहीं बन सकता। मतलब आप जिस प्रोविंस के बिलोंग करते हो और अगर उसी प्रोविंस के अंदर वो कांग्रेस का सेशन कंडक्ट हो रहा है, तो आप उसके चेयरमैन नहीं बन सकते हो। समवन आउटसाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोविंस नीड्स टू बिकम द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। जैसे आज के टाइम में गवर्नर के अंदर हम देखते हैं, वैसे ही तरीके से यहाँ पर देखा गया। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर थिंग। अब देखिए साथियों, इनिशियली क्या था ना कि कांग्रेस, ये जो आईएनसी था, इसके जो भी मेंबर्स थे वो लोग मॉडरेट लीडर्स थे। मतलब इनका कोई रैडिकल डिमांड्स नहीं थे। दीज पीपल ओनली डिसाइडेड एंड डिमांडेड कि इनको थोड़े बहुत राइट्स ही चाहिए अंग्रेजों से। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत लॉ मेकिंग पावर, थोड़ा बहुत पावर ऑफ द पर्स पावर, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये जो थोड़े थोड़े पावर्स थे, इनको बस वही चाहिए। इनको आजादी नहीं चाहिए थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। दैट इज वाई अंग्रेजों को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि इंडियंस मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत ही डिमांड मांग रहे हैं तो वो हम दे सकते हैं। लेकिन अंग्रेज कभी ऐसे थे नहीं, क्योंकि उनको देना नहीं था। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए थे जिसके बदौलत अंग्रेजों का ये माइंडसेट में बदलाव आया। जैसे इंडियंस के अंदर बहुत ज्यादा हेटरेट था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ। सो द ब्रिटिशर्स दे आर गोइंग टू थिंक दैट अगर ये लोग जो आईएनसी के लीडर्स हैं, अगर वो लोग थोड़े बहुत राइट्स मांग रहे हैं, अगर हम वो राइट्स इनको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन पब्लिक को ये लगेगा कि ब्रिटिशर्स हम उनके राइट्स पूरे कर रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जो हेट्रेड है वो कम हो जाएगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सो उस पॉइंट पे इनिशियली उन्होंने क्या किया, आईएनसी को सपोर्ट करना शुरू किया। और ये सपोर्ट अभी आपको दिखेगा, जैसे 1886 में जब कांग्रेस का सेशन कंडक्ट होता है कलकत्ता के अंदर, इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होते हैं वो एक डिनर होस्ट करते हैं कांग्रेस के डेलीगेट्स के लिए, जो भी कलकत्ता के अंदर आते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को कंडक्ट कर मतलब शामिल होने के लिए। सो दैट इज वन जेस्चर जो हम यहां पर देख रहे हैं ब्रिटिश के सपोर्ट का। इससे ज्यादा एक बड़ा जेस्चर 1887 में कंडक्ट किया गया, जब मद्रास के अंदर सेशन हो रहा था आईएनसी का। एंड आईएनसी के जो डेलीगेट्स थे उनको यहां पर क्या था कि दे वर हैविंग द इश्यूज टू फाइंड अकोमोडेशन। तो इस टाइम पर जो मद्रास के गवर्नर थे उन्होंने क्या किया, अकोमोडेशन इनको प्रोवाइड किया आईएनसी के डेलीगेट्स को। तो यहां पर आप ये चीज देख सकते हो। बट हाउएवर क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके ये जो आईएनसी के नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, इनके भी डिमांड्स जो है ना बढ़ते रहते हैं। अब जब वो बढ़ते रहते हैं 4-5 सालों के बाद, गठन के 4-5 सालों के बाद, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों को ये चीज़ तो पसंद नहीं आएगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को दबाना शुरू किया। वो चाहते नहीं थे कि ये लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, आईएनसी है, ये ज्यादा डिमांड्स करने लग गए। ठीक है, सो ये वो नहीं चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने दबाना शुरू किया। और आगे अब आप वही सारी चीजें देखेंगे कि अंग्रेज अलग अलग तरीके अपनाएंगे पॉलिटिकल एक्टिविज्म को दबाने का। हाउएवर अगले स्टेप की बात करें तो 1885 से अब देखिए यहाँ पर दिस इज अ ईरा ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट। जब मैं आईएनसी की बात कर रहा हूँ, आईएनसी के अंदर दो मेजर ग्रुप के लोग थे, दैट इज गोइंग टू बी द मॉडरेट लोग, ठीक है, एंड दूसरे हो जाएंगे द एक्सट्रीमिस्ट लोग। मॉडरेट लोग मतलब क्या, मॉडरेट लोग ये चाहते थे कि हमारे जो भी डिमांड्स हैं ना, जो हमको अंग्रेजों से पूरे करवाने हैं, उसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का क्या मानना था कि हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को भी यूज करके हमारे डिमांड्स को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हाउएवर ये चीज़ आपने याद रखना है कि दोनों भी केसेस में वायलेंस का यूज नहीं किया जा रहा है, दोनों भी अहिंसा को ही प्रमोट कर रहे हैं। हाउएवर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1885 से 1905 के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मेजॉरिटी जो पॉलिटिकल लोग थे, जो लीडर्स थे, वो लोग मॉडरेट सेक्शन को बिलोंग करते थे। लेकिन 1905 के बाद से क्या हो गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एंड एट अ जनरल लेवल इन इंडिया पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं ईरा ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे मॉडरेट लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविज्म के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा था। दे डोमिनेटेड द पॉलिटिकल एक्टिविज्म स्फीयर। इसके बाद 1890 में सबसे पहली बार यह हुआ कि एक महिला कदम्बिनी गांगुली, शी वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसने एड्रेस किया था कांग्रेस के सेशन को। सो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीलिम्स के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फाइनली 1890 के अंदर क्या होता है, 1890 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक डिसाइड किया जाता है कि वो एक सेशन लंदन के अंदर होल्ड करेंगे। लेकिन वो सेशन कभी कंडक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इलेक्शंस, ब्रिटिश के इलेक्शंस 1891 में होने होते हैं। सो दैट इज, और उसके वजह से वो डिले हो जाता है। आईएनसी का सेशन जो लंदन में कंडक्ट होना था, एंड डिले की वजह से वो कभी वापस हो ही नहीं पाता है। आफ्टर दैट, ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, जब ये मॉडरेट नेशनलिस्ट अपने डिमांड्स कर रहे थे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने आपको क्या बोला, आईएनसी के अंदर डोमिनेट कर रहे थे मॉडरेट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे ही नहीं। सम पीपल वर देयर, फॉर एग्जांपल तिलक,
ठीक है। फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम ओनली तिलक का ये मानना ही नहीं था कि हम अंग्रेजों के साथ हाथ पैर जोड़ के उनसे अपने डिमांड्स पूरे करवा सकते हैं। सो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम ओनली लोकमान्य तिलक ये क्या थे, थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, थोड़े बहुत रैडिकल थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को रैडिकलाइज करने की कोशिश किया, ठीक है, बट नॉट थ्रू द मीन्स ऑफ वायलेंस बट थ्रू द मीन्स ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। सो यहां पर क्या किया जा रहा है कि जब भी शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स होते थे, ये अपने जर्नल्स जो कि होता है केसरी एंड महारत्ता, इसके माध्यम से ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। सो 1890s में इनका ये काम चल रहा था। अब इसी पर्टिकुलर टाइम पे देन इन द ईयर ऑफ 1892, अब देखिए 6 साल हो चुके हैं, 6-7 साल कांग्रेस को बने हुए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 4-5 साल थे अंग्रेज थोड़े बहुत सही थे, लेकिन उसके बाद जब जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे आईएनसी के, उनके डिमांड्स बढ़ने लग गए तो अंग्रेज उनको दबाने लग गए, ठीक है। हाउएवर जब वो डिमांड्स मांगते जा रहे थे तो फ्रॉम अंडर द प्रेशर, मतलब इंडियन नेशनलिस्ट के आईएनसी के प्रेशर के बदौलत अंग्रेजों को एक पर्टिकुलर काउंसिल्स एक्ट पास करना पड़ा इन द ईयर ऑफ 1892, दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसके तहत वो थोड़े बहुत अधिकार इंडियंस को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले एक और काउंसिल्स एक्ट है, दैट इज गोइंग टू बी 1861, एंड आफ्टर 1892 देयर इज गोइंग टू बी द काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो ये जो एक्ट है ये किसके बदौलत दिया गया, दैट इज गोइंग टू बी द नेशनलिस्ट ऑफ आईएनसी। इसके बाद 1897 में जब तिलक का ये पर्टिकुलर रैडिकल जो इंटरप्रिटेशन था और जो एक्सट्रीमिज्म का एंगल था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अंग्रेज़ों को इनके खिलाफ कुछ ना कुछ मतलब लगता है कि भाई ये बंदा जो है हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंग्रेज मौका ढूंढते रहते हैं, एंड देन अंग्रेज़ों ने क्या किया, लोकमान्य तिलक के खिलाफ जो सेडिशन के केसेस हैं वो फाइल करके इनको जेल में भर्ती कर दिया। अब ये आपको देखना है कि तिलक साहब को कितनी दफा सेडिशन चार्जेस के तहत जेल में बंद किया गया है, ये आपको देखना है, और वो कब कब हुआ है ये भी आपको देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 1897 में क्या हुआ कि चापेकर ब्रदर्स, अब ये 3 भाई थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति, दैट इज एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं रैंड, ठीक है, ये कौन थे, द प्लेग कमिश्नर थे ऑफ पूना, एंड इनके साथ साथ एक लेफ्टिनेंट आयरिस थे, इनको इन चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि इस टाइम पर जो ये व्यक्ति थे ये अपने फोर्सेस का गलत उपयोग करके लोगों के घरों में घुस के तहस नहस कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। सो बेस्ड ऑन दैट आइडिया यहाँ पर क्या किया गया, इनको मार दिया गया बाय दी चापेकर ब्रदर्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1898 में जब थोड़ा बहुत वायलेंस का लेवल इंडिया के अंदर बढ़ रहा था, देखिए क्योंकि मॉडरेट नेशनलिस्ट तो कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग इंडिया के अंदर रहेंगे जो ये चीज को नहीं मानते हैं कि राष्ट्रवादी से कुछ ना कुछ हो सकता है, वो कहीं ना कहीं जो दूसरा मार्ग है उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली इस ऐसे पर्टिकुलर चीजों को कम करने के लिए, दैट इज देश विरोधी चीजों को फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सो देश विरोधी चीजों को कम करने के लिए यहां पर रिप्रेसिव लॉज लागू किए गए अंडर सेक्शन 124A, ठीक है, जिसको और ज्यादा फर्दर कट्टर बनाया गया विद द एडिशन ऑफ न्यू प्रोविजंस सच एज सेक्शन 156A, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके लिए एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज सेक्शन 124A, ठीक है। सेडिशन कब लाया गया है, अंडर विच पर्टिकुलर ब्रिटिश पर्सनालिटी सेडिशन लाया गया, उसे कब शामिल किया गया है इनटू द आईपीसी, या वैसा करके आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकते हैं जिसके अंदर ये सवाल भी पूछा जाएगा। अब इंडिया के अंदर ये चीज था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, साइमल्टेनियसली आपने ये चीज याद रखना है कि बोयर वॉर्स करके भी चीज हुई थी, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर इन साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर गांधी जी पार्टिसिपेशन लेने वाले थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स साइड, तो ये चीज इन्होंने करा। इसके बाद जाके क्या होता है कि 1899 में एक ब्रिटिश कमिटी of the Indian National Congress was established in London, which had India as its organ. So ये बेसिकली वहाँ पर इंडियंस के प्लाइट को बताने की कोशिश होने वाली थी कि इंडिया के अंदर किस लेवल का पॉलिटिकल गेम चल रहा है एंड कैसे लोगों को इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा करके वहाँ पर वो मेन इंटेंशन से इसको बनाया गया था। अब उसके जस्ट एक साल के बाद साथियों यहाँ पर देखिए, जो भी मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अभी तक आपको समझ आ चुका रहेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोनोलॉजी, और यही क्रोनोलॉजी में हम कहानी के माध्यम से बेसिकली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कब हुआ था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने ये पूरा क्रोनोलॉजिकल सीरीज आपने ध्यान में रखना है, अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो दिक्कत होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1899 में नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कैलकाटा कॉर्पोरेशंस दे वर रिड्यूस। अब ये साल आपसे पूछेंगे, ठीक है, ये साल आपसे पूछेंगे। 1899 में एक और मेजर चीज होता है इन दी महाराष्ट्र एरिया, इन दी डेक्कन एरिया, दैट विनायक दामोदर सावरकर ने एक पर्टिकुलर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया था, दैट इज गोइंग टू बी द मित्र मेला,
ठीक है, जहां पर ये इन्होंने पूना और नासिक के जब ये पूना और नासिक में थे तब जाके इन्होंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के तहत रीशेप किया, दैट इज यंग इंडिया सोसाइटी। ये चीज याद रखना आपने। और ये इन्होंने किससे इन्फ्लुएंस लेके किया था? माजिनी। माजिनी जो इटली के व्यक्ति थे जिन्होंने यंग इटली को बनाया था, उसके बेसिस पे इन्होंने इसको रीशेप किया था। आफ्टर दैट यहां पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत रेवोल्यूशनरी चीजें, ठीक है, रेडिकल चीजें यहाँ पर, वायलेंट चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो उसी के तहत अब क्या होगा, कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली हमें ये चीज पता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ साथ जो रेवोल्यूशनरी मेथड्स है वो भी थोड़े थोड़े बहुत शुरू रहेंगे साइमल्टेनियस लेवल पे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 1902 में सबसे पहले रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बंगाल के अंदर, दैट इज मिडनापुर एंड कलकत्ता के अंदर बनते हैं, एंड वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द अनुशीलन कमिटी। इसी टाइम पर अब देखिए बंगाल के अंदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। मेजरली द इनिशियल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बंगाल को क्या बोला जाता है, द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसी प्रकार से बंगाल को यह भी चीज बोला जाता है द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनलिज्म। सो ऐसा जब वहां पर इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीजें चल रही थी, सो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं वो चीज को काबू करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि दे आर गोइंग टू डिवाइड द बंगाल एरिया ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो वो उस चीज को 1903 के अंदर अंग्रेजों ने ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को पब्लिक कर दिया। अब जब ये पब्लिक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेवोल्यूशनरीज को भी ये चीज़ पता है कि भाई ये चीज़ हमारे इंडियन नेशनलिज्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। सो बेस्ड ऑन दैट बंगाल का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या करता है, यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करता है। सो 1903 में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करता है और वो 1905 तक ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू होते हैं। ये इस ड्यूरेशन के बीच में ये चलते हैं। अब ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या थे, एंटी पार्टीशन स्ट्रगल था। और इसको चला कौन रहा था, मॉडरेट्स। क्योंकि अभी तक हमने टाइमलाइन के हिसाब से क्या देखा, 1905 तक ही मॉडरेट्स थे, क्योंकि इसके बाद से अब एक्सट्रीमिस्ट का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड मॉडरेट्स का रेलेवेंस 1905 तक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सो ये एंटी पार्टीशन स्ट्रगल जब मॉडरेट्स स्टार्ट करते हैं बंगाल के अंदर, इसके मेन लीडर्स कौन होते हैं, के मित्रा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड पृथ्वीश चंद्र रे। और इनका मेन एंटी पार्टीशन स्ट्रगल में ये क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये अंग्रेजों को बताना चाहते हैं कि बंगाल को तुम डिवाइड मत करो। तो ये लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे, ये यूज कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स का, पैम्पलेट्स का, जर्नल्स का, रीडिंग रूम्स का, डिस्कशन हॉल्स का। तो ऐसे करके ये जो नॉन वायलेंट मेथड्स है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है उसको फॉलो करके ये कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करके ये अंग्रेजों के खिलाफ एंटी पार्टीशन स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड उसमें न्यूज़पेपर्स में क्या क्या यूज करते हैं, हिताबदी, सांजीबनी एंड बंगाली। ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स को ये लोग यूज कर रहे हैं। हाउएवर इतना इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना करने के बावजूद भी अंग्रेज इस बात को नहीं सुनते हैं एंड अंग्रेज 1905 में ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्या करेंगे, बंगाल को पार्टीशन करेंगे ही करेंगे। एंड देन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लोग इस पर्टिकुलर मूवमेंट को अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से तो करके देख लिया, अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करके भी देख लेते हैं, हम सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, हम अंग्रेजों को पीछे धकेलेंगे कि तुम जो है पार्टीशन को वापस लो, ऐसा करके। सो दैट वाज वन थिंग। साइमल्टेनियसली 1904 में क्या हो रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी लागू किया गया टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर पता है कि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो मॉडरेट लोग थे ये लोग रिबेलियन को इंसाइट कर सकते हैं। ऑल्दो उनका एजेंडा नहीं था, लेकिन वो जब इकट्ठा होंगे लोग तो कहीं ना कहीं रिबेलियन या कुछ तो भी हो सकता है नेगेटिव फॉलोआउट। 1904 में एक और चीज़ होता है इस पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को यहाँ पर लाया जाता है, जिसके तहत इंडियन यूनिवर्सिटीज को कर्ब करने की कोशिश करी जाती है, जिसमें अंग्रेजों का मानना होता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर समवॉट द इरप्शन ऑफ द पर्टिकुलर रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। मतलब जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है दे आर द होम टू रेवोल्यूशनलिज्म। ठीक है, सो ऐसा करके इसकी वजह से उसको कर्व करने के लिए इन्होंने लॉज लाए। 1904 में जैसे मैंने बताया कि अभिनव भारत को रीशेप कर दिया गया। 1904 से 1906 में क्या होता है, डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट भी बढ़ता है। यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं इंडियन नेशनलिस्ट कि हमें एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, एंड ये सेल्फ गवर्नमेंट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसा सेल्फ गवर्नमेंट दिया गया है ना, ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश के कॉलोनीज ही थे, तो यहाँ पर जैसे सेल्फ गवर्नमेंट तुमने दिया है वैसे ही सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को भी चाहिए। और इसके सपोर्टर्स कौन थे यहाँ पर, इसके सपोर्टर्स थे, ये क्रोनोलॉजी में आपने याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी 1904 में इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में लोकमान्य तिलक। ठीक है, सो ये 1904 यहाँ पर है, इसके लिए टाइमलाइन ऐसा चल रहा है।
देन 1905 जुलाई के अंदर, जैसा मैंने आपको जो बंगाल पार्टीशन है उसके बारे में बताया कि बंगाल पार्टीशन अनाउंस कर दिया था अंग्रेजों ने। अब यहाँ पर पता चल चुका था कि जो मॉडरेट लोग हैं वो लोग हार चुके हैं, एंड उनके ये पर्टिकुलर एंटी पार्टीशन स्ट्रगल करने के बावजूद भी यहाँ पर अंग्रेजों ने पार्टीशन को अनाउंस कर दिया। तब जाके अगस्त 1905 के अंदर जो कैलकाटा के अंदर जो एक टाउन हॉल होता है, वहाँ पर इंडियन नेशनलिस्ट, दैट इज बेसिकली दी एक्सट्रीमिस्ट, ये लोग मिलते हैं और ये लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं बॉयकॉट का, एंड स्वदेशी मूवमेंट की ये लोग शुरुआत करते हैं। बॉयकॉट रेजोल्यूशन मतलब सारे ही अंग्रेजों के चीज़ों को ये बॉयकॉट करेंगे, एंड स्वदेशी मूवमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चीज़ों को ये प्रमोट करेंगे। अब स्वदेशी चीज़ें हर एक मायने में, हर एक एस्पेक्ट में स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। At that point of time only, अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वाज मेड इनटू फोर्स। ठीक है, इसको ला दिया गया। आफ्टर दैट क्या किया गया, दिसंबर 1905 में जब ये फोर्स में आ चुका था, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दिसंबर 1905 में कांग्रेस का सेशन होता है, और वो उसको कहाँ कंडक्ट करते हैं, बनारस के अंदर, एंड इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब इस पर्टिकुलर टाइम तक 1905 तक कांग्रेस के बहुत ज़्यादा मेंबरशिप्स बढ़ गए थे, हज़ारों लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे, डेलीगेट्स थे कांग्रेस के। तो जब भी कांग्रेस कोई भी मुद्दे को उठाता था तो जाहिर सी बात है पूरा इंडिया भर उसका मुद्दा सुनेगा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जाहिर सी बात है एक पैन इंडिया लेवल एसोसिएशन है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही उठाएगा यहाँ पर। तो उस टाइम पर दिसंबर 1905 में इन्होंने एंटी पार्टीशन, जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसको इन्होंने कंडेम किया, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पूरे इंडिया को पता चला कि बंगाल को पार्टीशन किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट भी करा स्वदेशी मूवमेंट को। सो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है पूरे इंडिया में लोगों की भावनाएं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ जुड़ जाएंगी। देन 1905 में आप साइमल्टेनियसली देखिए, इंडिया अब्रॉड में भी कुछ ना कुछ काम चलेंगे। दैट इज श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लंदन के अंदर एसोसिएशन शुरू करते हैं, दैट इज इंडिया होम रूल सोसाइटी एंड इंडिया हाउस, एंड इसी के तहत ये एक पर्टिकुलर जर्नल भी शुरू करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सोशियोलॉजिस्ट। कहाँ शुरू करते हैं, लंदन में। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के तहत ये क्या करते हैं, बेसिकली जो रेडिकल इंडियन यूथ है ना, इनको ये ट्रेनिंग देते हैं, इनको लंदन बुलाते हैं और अच्छा खासा ट्रेनिंग देके फिर दीज ट्रेंड इंडिविजुअल्स, इंडियन इंडिविजुअल्स, ये क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 1906 के अंदर क्या किया गया कि नेशनलिस्टिक मूवमेंट टू आईएनसी सपोर्ट एंड वांटेड टू एक्सटेंड द बॉयकॉट मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अब 1905 के बाद क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट के पास ये पर्टिकुलर मूवमेंट चले गया, ठीक है, मॉडरेट्स के पास नहीं है। मॉडरेट्स इस टाइम पे, अभी तक मॉडरेट्स ही बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में थे आईएनसी में। मॉडरेट्स बोल रहे थे कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है इसको हम बंगाल के अंदर ही सीमित रखेंगे, बंगाल के बाहर पूरे इंडिया तक हम एंटी पार्टीशन या स्वदेशी मूवमेंट को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन 1905 में जब आईएनसी ने सपोर्ट कर दिया था इस पर्टिकुलर स्वदेशी मूवमेंट को, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कहीं ना कहीं लगा कि हमें जो ये स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ हम बंगाल में कर रहे हैं ना, हमें पूरे इंडिया तक इसको फैलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट्स इस चीज को मना करते हैं कि हम पूरे इंडिया में इसको नहीं फैलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही ये जो स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट रेजोल्यूशन है वो सिर्फ इधर तक ही सीमित रहना चाहिए। तो यहां से हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में टेंशंस की शुरुआत होती है यहां पर। आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1906 में ही साइमल्टेनियस लेवल पे जब बंगाल के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी, स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल, सो वहां पर एजुकेशन भी ब्रिटिश का ही मेजरली था। सो उसको हटाने के लिए, मतलब स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया, तो मैंने क्या बोला आपको, अलग अलग सारे ही जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर ये स्वदेशी लाने की कोशिश करेंगे। तो एजुकेशन के लिए भी इन्होंने क्या किया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की इन्होंने शुरुआत करी। साइमल्टेनियसली 1906 में एक और चीज हुआ था, दैट इज रेवोल्यूशनरी, ठीक है, युगांतर करके एक रेवोल्यूशनरी वीकली की शुरुआत करी गई। ओके, सो ये बस याद रखना, युगांतर क्या है, एक रेवोल्यूशनरी वीकली है। इसके बारे में मैं कोर्सेज के अंदर बहुत डिटेल में बात करता हूं, हाउएवर यहां पर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। साइमल्टेनियसली क्या होता है कि 1906 के अंदर ही एक और चीज होता है, दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद मुस्लिम लीग, कि एक मुस्लिम लीग का डेप्यूटेशन आगा खान के नेतृत्व में वाइस रॉय मिंटो से मिलता है, लॉर्ड मिंटो से, एंड उनसे डिमांड करता है कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, किसके लिए, मुस्लिम के लिए। और ये जो आगा खान जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, शिमला डेप्यूटेशन बोलते हैं। अब सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत क्या था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट करेगा, हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट करेगा, ऐसा था सेपरेट इलेक्टोरेट। उसी ईयर में 1906 में ही जुलाई में क्या होता है, एक स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइज की जाती है ईस्ट इंडिया रेलवे में, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ रेलवे मेंस यूनियनिज्म
की शुरुआत होती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा यूनियन था जो इस पर्टिकुलर टाइम पर बना। सो ट्रेड यूनियनिज्म का कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक ट्रेस देख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन बॉडीज आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि यहाँ पर ट्रेड यूनियनिज्म कब कब आपको देखने को मिल रहा है इन दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद उसी साल में जब ये सारी चीज़ें 1906 में हो रही है, तो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में कंडक्ट किया जाता है। कलकत्ता में इसके लिए कंडक्ट करते हैं ताकि पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में ये खबर फैले कि कलकत्ता के अंदर असल मायने में चल क्या रहा है, अंग्रेजों ने किस तरीके से गलत तरीके से बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश करी है। एंड उस पर्टिकुलर ईयर में दादा भाई नौरोजी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं एंड ये लोग कुछ कुछ डिसीजंस लेते हैं जो आगे चल के इंडियन नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला था। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना गोल बताया और वो गोल था स्वराज्य। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये स्वराज्य जो था इन्होंने बोल तो दिया था, लेकिन स्वराज्य का मतलब इन्होंने अभी तक बताया नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इसने सपोर्ट किया स्वदेशी बॉयकॉट को एंड नेशनल एजुकेशन को। यहाँ पर मेजरली लोगों को सिर्फ यही दो पता रहते हैं, लेकिन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जामिनेशन के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। इसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जब यहाँ पर भी वापस से सपोर्ट कर दिया गया तो एक्सट्रीमिस्ट ही इस पर्टिकुलर स्वदेशी और बॉयकॉट रेजोल्यूशन को चला रहे थे। तो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर ये बोलते हैं कि अब क्योंकि और सपोर्ट मिल गया है तो एक्सट्रीमिस्ट एनर्जाइज्ड हो जाते हैं एंड एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर बोलते हैं कि हमें ये चीज़ को, जो ये मूवमेंट है इसको हमें पूरे इंडिया लेवल पर लेके जाना चाहिए। लेकिन अभी भी जो मॉडरेट सेक्शन था आईएनसी का वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़े बहुत टेंशन यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में चलने वाले हैं और वही टेंशन की वजह से 1907 में जब कांग्रेस का सेशन सूरत के अंदर होगा तो उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि हमें पूरे इंडिया में फैलाना है, मॉडरेट्स बोलते हैं नहीं सिर्फ बंगाल तक ही मूवमेंट को सीमित रखो। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाता है और कांग्रेस टूट जाता है 1907 में, जिसको हम बोलते हैं फेमसली सूरत स्प्लिट। ठीक है, अब ये सूरत स्प्लिट के टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट इज राज बिहारी बोस। डिसीजन क्या था, अब जब यहाँ पर अभी भी मॉडरेट लोग जो है ना वो आईएनसी के मेंबरशिप में पावर में है, ठीक है, दे आर इन मेजॉरिटी, लेकिन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सट्रीमिस्ट का इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा था। अब यहाँ पर आईएनसी क्या करेगा, आईएनसी क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट वॉकआउट कर जाएंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो लोग टूटने का और आईएनसी से अलग होने की बात करेंगे, तो जो मॉडरेट लोग हैं वो क्या करेंगे, वो स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन को ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पर वो अपने गोल को बदलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी सेल्फ गवर्नमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली, ऐसा करके ये उसको बताएंगे। अब क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का एक पॉलिसी था जिसको हम बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, कैरेट एंड स्टिक। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 1907 में ही ये चीज बोल दिया कि हम मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स ला रहे हैं एंड मॉडरेट्स को हमेशा से क्या चाहिए था, थोड़े बहुत राइट्स एंड ऑल ही चाहिए था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को बहुत ज्यादा चीजें चाहिए थी। तो जब मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स यहाँ पर अनाउंस करे गए तो मॉडरेट्स को बोला गया कि हम तुम्हें दे तो रहे हैं, तो मॉडरेट्स ने बोला ठीक है हम अपने जो भी चीजें हैं एक्टिविटीज है उसको टोन डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट उसको टोन डाउन करने नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत लंबा है कि हाउ थिंग्स हैपन एंड ऑल। हाउएवर यहाँ पर ये चीज आपने याद रखना है कि बिकॉज ऑफ मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स के अनाउंस होने की वजह से मॉडरेट सेक्शन ने एक्सट्रीमिस्ट के इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करा एंड जब सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए एंड एक्सट्रीमिस्ट के अलग होने की वजह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल जाता है कि अब वो एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ के जेल में भी बंद करेंगे तो भी मॉडरेट लोग उनके जेल में बंद होने के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे अंग्रेजों के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इन दोनों के रिश्ते के बीच में खटास आ चुकी है। सो टू सप्रेस द पर्टिकुलर मूवमेंट, क्योंकि अब मॉडरेट्स इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आईएनसी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अंग्रेजों को एक मौका मिल गया था कि अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हमको सप्रेस करना है। तो यहाँ पर अब सप्रेस किया जाता है और उस सप्रेशन को जो 3-4 साल है उस पर्टिकुलर दौरान किया जाता है एंड सप्रेशन के लिए अलग अलग कानून को लाया जाता है एंड दिस इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर कानून। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजी में ही ये कानून याद रखने हैं। इसी पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलते रहते हैं, जिसमें 1907 में मैडम बीकाजी कामा शी बिकम्स द फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन स्टटगार्ट इन जर्मनी। इसके बाद 1907 में तरकानाथ दास एंड हिज एसोसिएट्स फॉर्म्ड इन कैलिफोर्निया द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। 1908-1909 में तिलक को जेल कर दिया गया था 6 सालों के लिए एंड 1908 में प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था एक पर्टिकुलर सैडिस्टिक जज जो मुजफ्फरनगर का था, किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 बेकसूर महिलाएं मर गई तो उसके वजह से इनको ट्राई किया गया और एक व्यक्ति ने वहीं पर खुद को गोली मार ली। 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स को लाया गया, जो मॉर्ली यहाँ पर उसने स्टेटमेंट दिया था उसके बेसिस पे।
ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि साइमल्टेनियस लेवल पर मॉडरेट्स काम कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट काम कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी साइमल्टेनियस लेवल पर काम कर रहे हैं। अब यहां पर जो आप देखेंगे ना, ये देखिए, ये एवरीथिंग इट इज गोइंग टू बी इन क्रोनोलॉजी यहां पर, कि किस रूप में, किस तरीके से यहां पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी साइमल्टेनियसली इंडिया के इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ काम करे जा रहे हैं। 1909 में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जो होता है जैक्सन, उसको मार दिया जाता है बाय अनंत कन्हरे। अब ये जो बंदूक यूज करते हैं ना, बंदूक, इस बंदूक को एक्चुअल में भेजा था लंदन से वीर दामोदर सावरकर ने, जिसके तहत वीर सावरकर को अरेस्ट किया जाता है, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस उनके ऊपर स्टार्ट किया जाता है 1910 में, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। 1911 में क्या किया जाता है, अनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, जो बंगाल पार्टीशन इन्होंने किया था ना अंग्रेजों ने, तो क्योंकि इतने ज्यादा लोग जागरूक हो गए थे और लोग इतने ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे, दैट इज एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गए थे, तो बेस्ड ऑन दैट क्या किया गया कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जो बंगाल पार्टीशन है उसको रद्द कर दिया, एंड यहां पर उन्होंने एक और स्टेप लिया कि उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कहां पर, टू दिल्ली। ये याद रखना आपने। 1912 में एक बॉम्ब फेंका गया वाइसराय हार्डिंज के काफिले के ऊपर, जब वो दिल्ली के अंदर आ रहे थे, बाय राज बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल। इसके बाद 1913 में यूएसए के अंदर एक गदर पार्टी बनाया गया। गदर पार्टी जो है ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था, दैट इज द गदर, एंड उसी के इर्द गिर्द में जो लोग इंडिया के लिए सोचते थे, इन लोगों ने क्या किया, गदर पार्टी का गठन किया। अब ये भी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी ही है, जो इंडियंस यहाँ से यूएसए और कनाडा गए थे, वो लोग इस पार्टी के मेंबर्स रहेंगे और इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को अंजाम देंगे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, एंड उसी साल कुछ अलग इंसिडेंट्स भी होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी तिलक को जब 6 साल के लिए जेल भेजा जाता है, उसको 1914 में रिलीज किया जाता है, एंड साइमल्टेनियसली कोमागाता मारू इंसिडेंट भी यहाँ पर होता है। सो आफ्टर दिस 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चलते ही रहता है, सो गांधी जी इंडिया के अंदर आते हैं जनवरी में, ओके, एंड जनवरी में इंडिया के अंदर आते ही यहाँ पर क्या होता है कि मई में ये इंडिया में उनका सबसे पहला आश्रम वो शुरुआत करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द कोछारब आश्रम। ये कोछारब आश्रम को वो बाद में शिफ्ट कर देते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती, एंड देन इट इज नोन एज द साबरमती आश्रम, जिसको हम फर्स्ट आश्रम के तहत भी कंसिडर करते हैं। हाउएवर ये आपको दोनों भी सेम ही समझना है। अब इसी पर्टिकुलर टाइम पर दिसंबर 1915 में कांग्रेस का सेशन कंडक्ट किया जाता है इन द बॉम्बे, जहां पर एनी बेसेंट और तिलक, अभी तक सूरत स्प्लिट के बाद जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, ये दोनों बहुत एक दूसरे के खिलाफ थे, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो यहां पर क्या किया गया बाय दिस पर्टिकुलर एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, दैट ये दोनों यहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को वापस से मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आईएनसी वापस से पूरा हो जाए और पॉलिटिकल एक्टिविटी वापस से शुरू हो। तो यहां पर दिसंबर 1915 में ये उस चीज को कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। 1915 के अंदर ही क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो अंग्रेजों को हराने का एक मौका था रेवोल्यूशनरीज के पास। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रेवोल्यूशनरीज विदेशों में थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि जर्मनी या जो अंग्रेजों के दुश्मन देश हैं, उनसे मदद लेके हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं और इंडिया को आज़ाद करवा सकते हैं। तो उसी के तहत क्या किया गया, एक बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश किया गया बाय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल एंड अदर्स विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर जिम्मेरिन प्लान। इसी के तहत राजा महेंद्र प्रताप ने क्या किया, एक प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बनाया, कहां पर, काबुल के अंदर। तो ये सारी चीजें साथियों आपको याद रखना है, ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। अब 1915 में जैसे मैंने आपको ये बताया कि एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, दे आर गोइंग टू टेल दैट हमें आईएनसी को पूरा करना चाहिए, बट अगर आप फेल हो रहे हो तो हम फोर्स हो जाएंगे एक होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करने का। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कांग्रेस फेल हो रहा था, तो 1916 के अंदर क्या किया गया, होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी गई। लेकिन 1916 में कुछ और ऐसे इवेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला लखनऊ सेशन जो दिसंबर के अंदर होता है, ठीक है, वो, और ये जो मूवमेंट है वो अप्रैल एंड सितंबर में शुरू होता है, ठीक है। सो लखनऊ सेशन में क्या किया गया, एक्सट्रीमिस्ट को वापस से कांग्रेस के अंदर ला दिया गया। तो अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस वापस से पूरा होता है, एंड उसी के साथ साथ एक और चीज होता है कि एक पैक्ट किया जाता है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। सो ये 3 चीजें टोटल हो रही हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अप्रैल 1916 में तिलक का होम रूल मूवमेंट लॉन्च होता है, वेराज सितंबर 1916 में बेसेंट का होम रूल मूवमेंट लॉन्च होता है। अब इसी टाइम पे
1917 में क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह होता है, और यहाँ पर मैंने चंपारण सत्याग्रह के कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, 1918 में और भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी के अंदर चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कंटेम्प्रेरी चीज़ें लिखी हुई हैं। एग्जामिनेशन के अंदर आपसे बाकायदा पूछा जा सकता है कि 1918 में कौन सी चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट हुई थी, ये आप हमें बता दो। तो ऐसे करके चीज़ें आपसे पूछे जा सकते हैं। 1919 में क्या हुआ है, रावलाट एक्ट आया, उसके बाद क्या किया गया है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। तो ये जो 1919 से लेके जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे मैंने यहाँ पर लिखते मतलब इसको मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। अब जैसे रावलाट एक्ट आया, रावलाट एक्ट आने के बाद हमने कुछ इवेंट्स यहाँ पर शुरू करे, दैट इज सत्याग्रह हमने स्टार्ट किया, सत्याग्रह सभा स्टार्ट किया, देन रावलाट सत्याग्रह की शुरुआत करी। हाउएवर जलियनवाला बाग हो जाता है, तो रावलाट सत्याग्रह को वापस लेना पड़ता है, ठीक है। सो 18 अप्रैल को गांधी जी वापस ले लेते हैं रावलाट सत्याग्रह को, और इसका इंपैक्ट में हम क्या देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड रिनाउंस कर देते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इसके साथ साथ हम ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि गांधी ही ऑल्सो गिव अप द टाइटल ऑफ काइसर हिंद, जो गांधी को मिला था बाय साइडिंग विद द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द बोयर वॉर। यहाँ पर अगले सितंबर 1919 में क्या होता है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का लॉन्च होता है। क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी क्यों बनाया जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की था वो हार जाता है, एंड बिकॉज टर्की हार जा रहा है, और टर्की में बैठते थे खलीफा जो कि रिलीजियस हेड होते हैं मुस्लिम के, सो उनसे उनके बहुत सारे एरियाज छीन लिए जाते हैं, जिसको मुस्लिम अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है खलीफा का उसके ऊपर वो ले लेते हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो चाहते हैं कि अंग्रेज वापस से खलीफा को विथ रिस्पेक्ट ट्रीट करें, जो कि अंग्रेज नहीं कर रहे थे। तो टू फुलफिल देयर एजेंडा उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की शुरुआत करी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गांधी को इलेक्ट कर लिया गया था एज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का एक बहुत आइडियल था। गांधी जी के 3 मेजर बड़े आइडियल्स थे, एक तो अनटचेबिलिटी को हटाना, दूसरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम करना, एंड तीसरा फाइनल जो था महिलाओं को उनका सही स्थान देना, मतलब टू फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जब बात आती है तो गांधी को ये पता था कि अभी मुसलमानों के नीड्स में अगर कोई हिंदू उनके साथ खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले हिंदू के नीड्स में शायद मुसलमान भी उनके हिंदुओं के साथ खड़े रहेंगे। सो फॉर दैट what he's going to do is he's going to join as a member of All India Khilafat Committee. After that he's going to be promoted as the chairman of All India Khilafat Committee, and then there is going to be Khilafat movement को लॉन्च कर लिया जाता है। लेकिन उसी टाइम पे एक दुखद घटना होती है, दैट इज तिलक, ही हैड पास्ड अवे। नाउ यहाँ पर गांधी जी को यही आइडियल में गांधी जी को पता था कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो भी चीज़ें हैं अगर उसको पूरा करना है तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या करते हैं, ये बात करते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस इनकी बात करने पर एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करता है कैलकाटा के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय होते हैं। एंड ये मान जाते हैं कि हम ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के साथ जो डिमांड्स है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ उसको पाने के लिए कोशिश करेंगे। तो उनके उस टाइम पे मेन 3 डिमांड्स थे, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, ठीक है, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ पंजाब रॉन्ग्स जो जलियनवाला बाग मैसेकर किया गया, उसके बाद एक हंटर कमीशन बनाया गया था। ये हंटर कमीशन बोलता है कि जनरल डायर जिसने वो हत्याकांड किया था वो एकदम सही था, तो और उसको ऊपर से एक सोने का स्वर्ड एंड 30,000 पाउंड भी दिया गिफ्ट में। तो वो तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हुआ ना, तो हमने बोला कि भाई ये चीज़ को सुधारो तुम, एंड लास्ट में खिलाफत इशू को एड्रेस करो। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि खिलाफत प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब एक साथ चलने वाला है। सो उसी के जस्ट बाद दिसंबर 1920 में अब जब यहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो अब हमको ये चीज़ पता है कि नागपुर सेशन के अंदर इन्होंने क्या किया, दैट इज़ द कांग्रेस ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्होंने बदला, जहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट करने वाले हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू फुलफिल देयर एम्स, एंड उसी के तहत इन्होंने प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी इन्होंने शुरू किया, एंडोर्स किया। 1920 में एक और चीज़ होता है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया जाता है बाय एम.एन. रॉय इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान, ठीक है, एम.एन. रॉय, अभानी मुखर्जी एंड द अदर्स। 1920 में साइमल्टेनियस लेवल पर और बहुत सारे इवेंट्स घटित होते हैं, दैट इज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन बनता है। देन 1921-22 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलते रहता है तो उस टाइम पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए। 1921 में क्या होता है कि जो अली ब्रदर्स होते हैं, ठीक है, ये लोग सारे मुसलमानों को एक कॉल देते हैं कि आप लोगों ने अंग्रेज़ों के आर्मी में सर्व नहीं करना है, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है, क्योंकि अंग्रेज इनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे, दैट इज़ वाई दे गिव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। February 1 में गांधी बोलते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन जस्ट उसके बाद ही चौरी चौरा का घटना हो जाता है, जिसके वजह से February 5 में चौरी चौरा होता है, एंड तब उसके बाद जाके गांधी क्या करते हैं, यहाँ पर उस पर्टिकुलर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं, जिसके बाद गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है।
ठीक है। एंड इसके बाद ये जो पूरा पर्टिकुलर मूवमेंट है ये डिक्लाइन होने लगता है। एंड बेस्ड ऑन दैट डिक्लाइन, यहाँ पर मैंने क्रोनोलॉजी के अंदर कैसे कैसे डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है। नाउ साइमल्टेनियसली आफ्टर दैट क्या होता है, अगर हम वापस से रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स पे आए तो 1924 में क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की शुरुआत करी जाती है यहाँ पर अक्टूबर 1924 में। एंड इसको कौन करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सन्याल। ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं अपने एजेंडास को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउएवर बाद में अंग्रेजों के क्रैकडाउन की वजह से इनको सप्रेस होना पड़ता है, बट दे आर गोइंग टू बी टेकिंग दी एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फर्दर। दिसंबर 1924 इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो सबसे पहली बार होता है जब गांधी ने किसी भी पर्टिकुलर सेशन को प्रेसाइड करा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेलगाम सेशन। अगस्त 1925 में HRA ने, जो मैंने अभी जस्ट बोला रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने एक बहुत फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी इसमें करा था, जिसके अंदर ये थोड़े बहुत सफल भी हुए एंड थोड़े बहुत असफल भी रहे। 1925 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है क्योंकि 1925 में बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर कंडक्ट होते हैं जिसको आपने याद रखना है। 1926 में भगत सिंह ने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया पंजाब नौजवान भारत सभा। 1927 में अंग्रेजों ने क्या किया था कि दे आर गोइंग टू अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वही कमीशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बोला गया था कि 10 सालों के बाद एक पर्टिकुलर कमीशन बनाई जाएगी जो ये निर्धारित करेगी कि क्या एक फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की आवश्यकता है, कि क्या इसी GOI एक्ट 1919 के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है या इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो साइमन कमीशन इस टाइम पे बना था, ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी कमेटी था क्योंकि GOI एक्ट 1919 के तहत इसको बनाया गया है। हाउएवर 1919 के बाद इन्होंने इसमें इन्होंने बोला था 10 साल के बाद बननी चाहिए ना, तो 29 में बननी चाहिए थी, लेकिन इसको बनाया कब गया है, 27 में। इसको 2 साल पहले बनाने का मेन कारण ये था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही थी। अब ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को लग रहा था कि लेबर पार्टी शायद जीत सकती है कंजर्वेटिव पार्टी को हरा के। और लेबर पार्टी क्या थी, थोड़े बहुत वो इमोशनल थे, इंडिया के जो प्लाइट है उसको वो कंसिडर करके थोड़े ज़्यादा पावर्स इंडिया को दे सकते थे। और कंजर्वेटिव लोग ये चीज़ नहीं चाहते थे क्योंकि इंडिया उनके लिए सोने की चिड़िया थी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने जल्दी जल्दी इसका गठन किया ताकि इंडिया में जाए और ज़्यादा राइट्स इंडिया को ना मिले, उस हिसाब से रूल्स बन पाए। सो वैसा करके, सो दैट इज वाई सब साइमन कमीशन 7 मेंबर का स्टैट्यूटरी कमीशन था। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, लॉर्ड बर्कनहेड। एंड जब ये पर्टिकुलर सेशन कमीशन अनाउंस किया गया, उसी टाइम पे मुस्लिम लीग के भी 2 सेशंस कंडक्ट होते हैं, कलकत्ता एंड लाहौर, एंड दैट इज गोइंग टू बी अंडर दीज लीडर्स। इस टाइम पर पूरे ही पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, जहां पर ये बोलते हैं कि हमें ये सेशन मंजूर नहीं है एंड दे आर गोइंग टू बॉयकॉट दिस होल पर्टिकुलर साइमन कमीशन। जैसे ही नवंबर 1927 में जब इंडियंस साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध कर रहे होते हैं, लाला लाजपत राय का, जिनको शेर पंजाब का भी टाइटल दिया जाता है, उनका लाठीचार्ज की वजह से उनका देहांत हो जाता है नवंबर 1927 में, जिसका बदला भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिसंबर 1927 में कांग्रेस का सेशन मद्रास में होता है, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं मोहम्मद अली अंसारी। इन्होंने ये चीज़ बोला, वी आर गोइंग टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। 1928 में फाइनली साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है ताकि वो देख सके कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। सो दी 1928 में अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, दैट इज गोइंग टू बी द बारडोली सत्याग्रह। देन HRA को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देन उसके बाद सॉन्डर्स मर्डर, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया। एंड फरवरी 1920, जब इस टाइम पे हम इतना ज़्यादा विरोध कर रहे थे, सो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ये चीज़ बोला, दैट इज़ लॉर्ड बर्कनहेड, जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने ये चीज़ बोला कि तुम इंडियंस हमारे खिलाफ इतना विरोध कर रहे हो, साइमन कमीशन के खिलाफ इतना विरोध कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास ही इतना कैपेबिलिटी है तो साइमन कमीशन का टास्क तुम खुद पूरा कर लो ना, दैट इज द क्रिएशन ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट किया, एक कमिटी बनाया मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू कमेटी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सारे इंडिया के ऑल पार्टीज़ को बुलाया गया, जिसके अंदर से जो भी मेंबर्स थे उनको गठन किया गया। एंड इस पर्टिकुलर जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, दैट इज़ नोन एज द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। एंड यही चीज़ को 1928 के अंदर यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 1929 में क्या होता है कि गवर्नमेंट रिग्रेसिव हो जाती है एंड गवर्नमेंट क्रैकडाउन करने लगती है। एंड 1929 में ही क्या होता है कि अब हम ये चीज़ बोलने वाले थे कि जो
लाहौर कांग्रेस था, यहाँ पर एक लाहौर कांग्रेस होने वाला होता है। एंड इस पर्टिकुलर 1929 में जब ये लाहौर सेशन होता है, सो यहाँ पर हमने ये डिसाइड कर लिया था कि वी वांट द पूर्ण स्वराज। अभी तक हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, बट अब हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की। और यहाँ पर बोला जाता है कि अगर एक साल में हमें नहीं मिलता है, ठीक है, अगर एक साल में हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता है, तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको एलाबोरेटली कोर्सेज के अंदर समझाया गया है, यहाँ पर ऑल दो उसको मैं एलाबोरेटली नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 1929 के अंदर ली जाती है। हावेवर अंग्रेज़ जो हैं हमारे इन डिमांड्स को फुलफ़िल करने में असफल रहते हैं, जिसके वजह से हमने इनको पहले ही बोला था कि हम क्या करेंगे कि अगर तुम हमारे डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गांधी क्या करेंगे, गांधी सबसे पहले अपने 11 डिमांड्स यहाँ पर इरविन के सामने रखेंगे। इस टाइम पे द वाइसरॉय इज़ लॉर्ड इरविन, क्योंकि गांधी को ये चीज़ था कि लोगों को अगर एनकैप्टिवेट करना है, लोगों को अगर जोड़ना है, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा कि जो अंग्रेज़ है वो हमारे डिमांड्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई गांधी ने अपने 11 डिमांड्स यहाँ पर इरविन के सामने रखे, जिसको इरविन ने बाकायदा रिजेक्ट कर दिया। जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा आएगा, और लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर यार गांधी की चीज़ों को रिजेक्ट कर लिया। सो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोग और ज़्यादा गुस्सा होंगे और यहाँ पर ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गांधी क्या करने वाले हैं, गांधी डांडी मार्च की शुरुआत करने वाले हैं फ्रॉम दी गुजरात एरिया। एंड उसी से स्टार्ट होता है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आगे आने वाले 4 सालों के लिए चलने वाला है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बीच में वो पॉज होता है, बट एंड में क्या किया जाता है, उसको वापस से रिज्यूम किया जाता है, ठीक है। सो उसको वापस से रिज्यूम किया जाता है। हाउएवर वो 1934 में उसको वापस से कर्व कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे क्या क्या अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कैसा गठन होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड ऑल दैट चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। सो जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोनोलॉजी के अंदर साथियों, ये है ना कि यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि कौन से चीज़ें यहाँ पर हुई है। अब ये जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इसको बहुत टाइम लगता है कवर करने के लिए, लेकिन इसको यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको इफेक्टिवली मदद मिले। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो टाइमलाइन है ना, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या कोई और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। ये पूरा इंडिपेंडेंस तक है, ठीक है। सो यहाँ तक है। सो अभी अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, ऑलराइट। इसके आगे का जो रहेगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेक इट इन सम अदर सेशन ऑल्सो इफ यू गाइज वांट इट, ठीक है। इसके आगे का और ज़्यादा डिटेल्ड होता है, जिसके लिए और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाउएवर यहाँ तक के लिए विल जस्ट कीप इट टिल हियर, ठीक है। सो इस डॉक्यूमेंट को आप इफेक्टिवली पढ़िए, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं वो आपके क्वेरीज को पूरा एड्रेस करूंगा। ऑलराइट, सो विद दिस वील एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई थैंक एवरीबॉडी ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।